हेलो बच्चों, मैं राजेश मिश्रा एस पॉइंट के चैनल पर आपका मोस्ट वेलकम करता हूं। और आज हम लोग बेटा बहुत इंपॉर्टेंट लेसन पढ़ने जा रहे हैं, ग्रेविटेशन। आपने न्यूटन का नाम सुना है, मेरे ही मुंह से कई बार सुना है आप, जो फादर ऑफ फिजिक्स थे। तो न्यूटन ने पेड़ के नीचे बैठा था, ये कहानी मैक्सिमम लोग जानते हैं। सेब के पेड़ के नीचे बैठा था, सेब गिरा और उसके दिमाग में आया कि क्यों नीचे गिर रहा है। हर घटना के पीछे कोई न कोई बेटा कारण होता है। तो इस कारण के पीछे वो पड़ा कि नीचे क्यों गिर रहा है। इसका मतलब है कि अर्थ जो है उसको अट्रैक्ट कर रही है, यानी अर्थ में एक अट्रैक्शन है। और वहीं से जो है उसने ग्रेविटेशन की खोज कर दिया और यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को दिया। मैकेनिक्स में सारा योगदान लगभग उन्हीं का है। तो ये जो लेसन है बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है जो हम पढ़ने जा रहे हैं। तो हम आज इसकी शुरुआत करते हैं। हम आप लोगों को जो है एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्शन, डेफिनेशन, जो भी आपका 9th का सिलेबस है उसको कंप्लीट करते हुए उस पर आधारित जितने क्वेश्चंस हैं आपकी, वो आपको हम बता देंगे। और आशा करते हैं कि उसके बाद आप अगर एनसीईआरटी को पढ़ते हैं तो आपसे कुछ बचेगा नहीं। आप जितना है उसमें जो भी आपका दिया हुआ है टॉपिक, उस सारे टॉपिक को हम कवर करेंगे और बहुत अच्छे ढंग से उसको समझाने की कोशिश करेंगे। आप मेरे साथ बने रहिए। तो सबसे इंपॉर्टेंट लेसन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो ग्रेविटेशन के अंदर है, उसको हम पढ़ने जा रहे हैं। तो बेटा हम लोग शुरुआत करते हैं न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो सबसे पहले इस स्टेटमेंट को देखिए कि न्यूटन ने क्या कहा। न्यूटन ने बोला कि ईच एंड एवरी पार्टिकल इन यूनिवर्स attract to other particle with a force of attraction that is directly proportional to the product of masses and inversely proportional to the square of the distance between them। यानी प्रोडक्ट ऑफ द मास पे डिपेंड करेगा और एक मास दूसरे मास को खींचता है। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि किस चीज को खींचेगा। दो व्यक्ति के बीच में लग रहा है ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स, तो किसके बीच लग रहा है? ऐसा नहीं ना कि एक का माथा दूसरे के पैर के बीच लग रहा है। नहीं बेटा, ये कैसा फोर्स है? सेंट्रल कंजर्वेटिव फोर्स है। आप फोर्स का भी नेचर पढ़े होंगे या आप मेरे द्वारा ही पढ़ेंगे। इन चीजों को हम बताएंगे आपको। फोर्स के भी दो नेचर होते हैं, एक कंजर्वेटिव होता है, एक नॉन कंजर्वेटिव होता है। बेटा कंजर्वेटिव फोर्स वो होता है कि वर्क डन बाय द फोर्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी, फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव। अगर फोर्स के द्वारा जो वर्क डन किया जा रहा है पाथ पे डिपेंड ना करे तो कंजर्वेटिव होगा, और अगर पाथ पे डिपेंड कर रहा है तो नॉन कंजर्वेटिव होगा। तो कंजर्वेटिव ग्रेविटेशनल फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स होता है जो दो मासी बॉडी के बीच लगता है और एक का सेंटर दूसरे के सेंटर को अट्रैक्ट करता है अपनी ओर, यानी सेंटर के बीच लगता है। तो सेंट्रल कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी होगा। अब कोई मासी बॉडी है, पानी में गिरेगा 10 मीटर तब भी उतना ही वर्क डन होगा, एयर में गिरेगा तब भी उतना ही वर्क डन होगा, तेल में गिरेगा तब भी उतना ही वर्क डन होगा। इसका मतलब इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी है, कितना होगा वर्क डन? mg/h। ये सब बेटा हम लोग आगे पढ़ेंगे। इतना आप जानते रहिए कि जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है सेंट्रल कंजर्वेटिव फोर्स होता है, यानी दो मासी बॉडी के सेंटर के बीच लगता है। जैसे अर्थ के सेंटर मून के सेंटर के बीच, अर्थ के सेंटर सन के सेंटर के बीच ये ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है, जो कि अट्रैक्शन का होता है और कंजर्वेटिव नेचर का होता है। आप मेरे मुंह से नॉन कंजर्वेटिव सुने हैं, थोड़ा सा आप समझ लीजिए नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या होगा। ऐसे फोर्स को हम नॉन कंजर्वेटिव बोलेंगे जिसके द्वारा वर्क डन पाथ पे डिपेंड करेगा। जैसे फ्रिक्शनल फोर्स, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, ये नॉन कंजर्वेटिव है। फ्रिक्शनल फोर्स में होता है ना, जैसे तुमको बोला जाए कि बेटा तुमको सजा मिलेगा, अब तुम कौन सी सजा पसंद करोगे? 10 मीटर रोड पे खिंचवाना पसंद करोगे या मार्बल के फर्श पर? तुरंत तुम बोलोगे सर मार्बल के फर्श पर। क्यों? क्योंकि मार्बल के फर्श पर मॉलिक्यूलर बॉन्ड कम बनेंगे, तुमको 10 मीटर खींचा जाएगा, हो सकता है तुम्हारा शर्ट ना फटे। लेकिन वही अगर रोड पे खींच देंगे तो वहां मॉलिक्यूलर बॉन्ड का फॉर्मेशन तुम्हारे बॉडी और रोड के सरफेस के बीच ज्यादा बनेगा। परिणाम क्या होगा? खींचने वाले को भी ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा वर्क डन करने के लिए, और तुम्हारा जो मॉलिक्यूलर बॉन्ड जो ज्यादा बने वो टूटेंगे तो तुम्हारा शर्ट फट जाए, हो सकता है कि उसके नीचे का भी फटना शुरू हो जाए। तो यहाँ क्या हुआ? वही 10 मीटर वहां खींचा गया है, वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट को ज्यादा करना पड़ा है रोड पे और मार्बल की फोर्स पर कम करना पड़ा है, तुमको भी कम हानि हुई। तो यहाँ पाथ पे डिपेंड किया। इस तरफ फ्रिक्शनल फोर्स क्या चीज है? क्या चीज है? नॉन कंजर्वेटिव। ठीक है, अब हम लोग सबसे पहले न्यूटन्स यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के स्टेटमेंट को बेटा पहले पढ़ते हैं। तो देखिए स्टेटमेंट क्या है।
पहले हम लोग बेटा स्टेटमेंट को देख लें। स्टेटमेंट जानना बहुत जरूरी है। क्या कहता है? ईच एंड एवरी पार्टिकल इन यूनिवर्स, ईच एंड एवरी पार्टिकल्स इन यूनिवर्स। आप पार्टिकल्स लिखिए या बॉडी लिखिए या ऑब्जेक्ट लिखिए, एक ही चीज है। ईच एंड एवरी पार्टिकल्स इन यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में, यूनिवर्स अट्रैक्ट to other particle, attract to other particle with a force of attraction, with a force of attraction which is directly proportional to the product of the masses, directly proportional to the product of the masses, product of the masses, and inversely proportional to, and inversely proportional to the distance inversely proportional to the square of the distance between them। ये बेटा बिटवीन लिखे हैं, शॉर्ट में बीटी, बिटवीन them। देखिए ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है बेटा। ईच एंड एवरी पार्टिकल यानी ब्रह्मांड के प्रत्येक पार्टिकल दूसरे पार्टिकल को अट्रैक्ट करते हैं। क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। रिपेल्ड की बात नहीं होती, अट्रैक्ट करते हैं विथ ए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। वो अट्रैक्शन का फोर्स होता है ना, अट्रैक्ट करते हैं, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। जैसे देख लीजिए, मान लो दो मास है, अब दूसरा मास मान लो इससे r डिस्टेंस पर यहां रखा हुआ है, ये m1 है, ये m2 है। इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस बेटा r है। इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है? r है। नहीं होगा थोड़ा बड़ा हम बना देते हैं, आपको समझ में आना चाहिए कि दोनों मासी बॉडी के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है? r है। तो ये एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। देखिए अगर वेक्टर फॉर्म लेंगे तो दोनों फोर्स अलग अलग हो जाएगा, क्योंकि m1 पर जो m2 के द्वारा लगेगा वो m2 के सेंटर की ओर लगेगा, और m2 पर m1 के द्वारा जो लगेगा वो m1 के सेंटर की ओर लगेगा। तो जब डायरेक्शन चेंज हो गया तो फोर्स अलग हो जाएगा, भले ही मैग्नीट्यूड सेम है। तो यहाँ इसलिए हम केवल मैग्नीट्यूड को बता रहे हैं कि दोनों एक दूसरे को F फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे, और यह F फोर्स क्या होगा? तो न्यूटन ने बोला कि F प्रोपोर्शनल होगा m1 m2 के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। अब अगर हम ये प्रोपोर्शनलिटी को बेटा हटा देते हैं तो F हमारा आ जाएगा G इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r। जहां G क्या चीज है बेटा? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, where G इज यूनिवर्सल यानी प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। क्या चीज है? PC मतलब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, PC मतलब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट कॉल्ड, आप ऐसे लिख लेंगे अच्छा रहेगा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल
ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑफ वैल्यू, आप चाहें तो इसका वैल्यू भी लिख सकते हैं। चलिए इसका हम डेफिनेशन भी आपको बता देंगे, अच्छा रहेगा। ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है जो पूरे ब्रह्मांड में कांस्टेंट रहेगा, चाहे अर्थ पर रहे, चाहे मून पे रहे, किसी भी प्लेनेट पे रहे, सन पे जाए, जी का वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगा और इसका वैल्यू होता है 6.67 10 पावर माइनस 11। आप चाहे तो यहां लिख सकते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑफ वैल्यू 6.67 10 पावर माइनस 11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। यहीं से आप देख सकते हैं न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर। तो ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, यानी इसका वैल्यू जो हर जगह कांस्टेंट रहेगा। अब एक चीज आप और समझिए, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है प्रोडक्ट ऑफ द मास पे डिपेंड है, यानी जितना अर्थ तुम्हारे ऊपर लगा रही है बेटा उतना ही तुम भी अर्थ के ऊपर लगा रहे हो। लेकिन छत पर से तुम रखते हो तो तुम 9.8 से नीचे आते हो, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। अर्थ क्यों नहीं उस एक्सेलरेशन से जाती है? क्यों नहीं जाती है? क्योंकि देखो यहां हम समझा रहे हैं तुमको बेटा, ए क्या होता है, फोर्स अपॉन मास। ये हम लोग पढ़ चुके हैं न्यूटन सेकंड लॉ में, इस चीज को पढ़ चुके हैं। तब एक्सेलरेशन क्या होगा, फोर्स अपॉन मास। अब देखो अगर किसी पार्टिकल का एक्सेलरेशन बेटा निकालेंगे तो जैसे हम मान लें फोर्स क्या हो जाएगा, अगर पार्टिकल का निकाल रहे हो तो ए क्या होगा, जी इंटू एम ई मास ऑफ द अर्थ, एम पी मास ऑफ द पार्टिकल अपॉन आर ई स्क्वायर अपॉन मास ऑफ द पार्टिकल। एफ बाई एम पार्टिकल का एक्सेलरेशन, तो फोर्स अपॉन पार्टिकल का मास, ये कट जाएगा बेटा। तो यहां क्या आ जाएगा, जी इंटू एम ई अपॉन आर ई स्क्वायर। अब अर्थ का मास 6 इंटू 10 पावर 24 किलोग्राम है, जो बहुत ज्यादा है। इसको अगर हम बेटा कैलकुलेट करेंगे ये 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आएगा पार्टिकल का, यानी तुम्हारा, तुम जो छत पर से गिर रहे हो। यही अगर हम अर्थ का बेटा निकालते हैं तो अर्थ का एक्सप्रेशन जब लेंगे तो अर्थ जी एम ई इंटू एम पी पार्टिकल का अपॉन आर ई स्क्वायर तो हाई, आर ई स्क्वायर तो हाई, मास यहाँ किसका आ जाएगा, अर्थ का, कट गया। अब ये जो आएगा बेटा जी इंटू एम पी अपॉन आर ई स्क्वायर, तो अब ऑब्जेक्ट का मास बहुत कम है, तो ये जो एक्सेलरेशन होगा अर्थ का वो बहुत कम आएगा, इसलिए अर्थ अपीयर टू बी स्टेशनरी होती है। नहीं तो छत पर से जब तुम लुढ़क रहे हो तो जिस फोर्स से तुमको अर्थ खींचती है उसी फोर्स से तुम भी अर्थ को खींचते हो। लेकिन तुम्हारा एक्सेलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। आप इसको सॉल्व करेंगे 6.67 10 पावर माइनस 11, एम का वैल्यू रखेंगे 6 इंटू 10 पावर 24, आर रखेंगे 6.4 10 पावर 6, आप पाओगे 9.8 आएगा। वहीं जब ये आप 6.67 10 पावर माइनस 11, मान लो तुम्हारा मास 50 किलोग्राम है, 50 रखोगे, 6.4 10 पावर 6 रखोगे, देखोगे ऊपर जाएगा 10 पावर माइनस 12, यानी दैट विल बी नेग्लिजिबल आ जाएगा। और यही कारण है कि अर्थ इज अपीयर टू बी स्टेशनरी। कभी कभी तुम सुनते होगे कि बहुत बड़ा पिंड आ रहा है, अर्थ हो सकता है 2 टुकड़ों में जो है डाइवर्ट हो जाए, तो क्यों सुनते हो? क्यों? क्योंकि वहां ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन के द्वारा उस पिंड के अर्थ से टकराने की संभावना होती है, क्योंकि उसका भी मास ज्यादा है, अर्थ का भी मास ज्यादा है, अर्थ उसको खींचेगी, वो टकराएगा, ज्यादा मास है, अर्थ को तोड़ सकता है। यहां भी वही चीज है बेटा, छत पर से जब तुम गिरते हो तो अर्थ तुमको जो खींचती है उसका एक्सेलरेशन जब निकालोगे तो जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर आएगा पार्टिकल का, ऑब्जेक्ट का। लेकिन जब अर्थ का निकालेंगे तो जी एम पी अपॉन आर स्क्वायर होगा, जो कि नेग्लिजिबल होगा। तो बेटा ये तुमको हम शॉर्ट में समझा दिए हैं, इसको हम घेर दे रहे हैं। तो ये आपको याद रहना चाहिए कि प्रोडक्ट ऑफ द मास पे डिपेंड करता है। अर्थ का सेंटर तुम्हारे नाभि को, तुम्हारा सेंटर मतलब देखो सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या होता है, द पॉइंट वेयर होल वेट ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू एक्ट, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ ग्रेविटी। जहां तुम्हारा पूरा वेट काम करता है वो सेंटर ऑफ ग्रेविटी है, और जहां तुम्हारा पूरा मास काम करता है वो सेंटर ऑफ मास है। 99% बॉडी का सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी लगभग सेम होता है। तुम्हारा भी सेंटर ऑफ मास और सेंटर ऑफ ग्रेविटी यही तुम्हारा नाभि है, ठीक है। तो तुम्हारे नाभि को अर्थ खींचती है। एक बॉडी यानी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को किसको खींचेगा, नाभि को खींचेगा। ऐसा नहीं है कि एक का नाभि दूसरे के मस्तक को खींचेगा ना, सेंट्रल कंजर्वेटिव फोर्स है, यानी एक बॉडी का सेंटर दूसरे बॉडी के सेंटर को खींचता है।
ठीक है, तो इस तरह हम लोग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को समझ गए हैं। अब यहाँ एफ और आर के बीच ये तो याद रहेगा आपको, जितना बता दिए हैं कि सेंट्रल कंजर्वेटिव है, एक बॉडी का मास दूसरे बॉडी को मास को सेंटर को खींचता है और प्रोडक्ट ऑफ द मास पे डिपेंड करता है, इंडिविजुअल मास पे डिपेंड नहीं करता है। मास चाहे कितना भी बड़ा हो, दूसरा कितना भी छोटा हो, दोनों के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स बेटा सेम होगा। वेक्टर फॉर्म तुम लोगों में है नहीं, अब हम थोड़ा फोर्स और इसके बीच ग्राफ बता देते हैं, फिर इसका आपको नेचर बताते हैं। ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन आप देखिए, ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन ऑफ एफ विथ डिस्टेंस यानी फोर्स विथ डिस्टेंस आर। देखिए क्या होगा इसका ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन। बेटा ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन देखो, एक्स एक्सिस पर हम लोग डिस्टेंस को ले लेते हैं और वाई एक्सिस पर बेटा क्या ले लेते हैं, फोर्स। इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन करता है। इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन करने का मतलब कि फोर्स अगर डिस्टेंस 2 गुना बढ़ाएंगे तो फोर्स 4 गुना घट जाएगा, क्योंकि एफ इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर। तुम डिस्टेंस 2 गुना बढ़ाओ, फोर्स 4 गुना घटेगा, डिस्टेंस 4 गुना बढ़ाओ, फोर्स 16 गुना घट जाएगा। तो ये स्थिति है। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ का देखिए ग्राफ में भी आपको ये ग्राफ जो बना है आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर हम यहाँ पर देखिए इसके इक्वल में अगर हम देखें फोर्स कितना है बेटा, तो फोर्स F1 है। तुमको पूछेंगे डिस्टेंस कितना है बॉडी के बीच, तो कहोगे सर एक्स एक्सिस पर आइए, डिस्टेंस यहाँ R1। अगर देखो डिस्टेंस हम थोड़ा सा बढ़ा दे, देखिए डिस्टेंस हमने कितना बढ़ाया, R1 से बढ़ा के R2 कर दिया, तो देखो फोर्स कितना घट गया। लग रहा है कि डिस्टेंस अगर 2 गुना बढ़ा रहे हैं तो फोर्स 4 गुना घट रहा है। इस ढंग से आप ग्राफ बताएंगे, थोड़ा ज्यादा स्टीपर होगा। अगर कम स्टीपर होता है तो इनवर्स लॉ का पालन करता है, और ज्यादा स्टीपर होता है तो इनवर्स स्क्वायर लॉ का पालन करता है। ये आपका बेटा ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन है फोर्स और डिस्टेंस के साथ, ठीक है। अब हम लोग आगे ग्रेविटेशनल फोर्स इसको देख लिए हैं, थोड़ा सा इसका नेचर बेटा हम लोग देख लें तो हम लोग के लिए अच्छा रहेगा कि नेचर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है। नेचर ऑफ सबसे पहले तो आप ये समझिए कि इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मीडियम। ये मीडियम पर डिपेंड नहीं करता है, इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम मीडियम। पूरा इसको हम नहीं लिख रहे हैं, आपको समझा दे रहे हैं। इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम द मीडियम बिटवीन द टू बॉडीज। दो बॉडी के बीच जो मीडियम है उस पर डिपेंड एकदम से नहीं करेगा। चाहे पानी रख दीजिए, चाहे आग जला दीजिए, चाहे एयर रहे, दो बॉडी के बीच का अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, उनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट रहेगा। यानी तुमसे पूछा जाए कि फायर बॉट बिटवीन टू पर्सन, द ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीजेस डिक्रीजेस रिमेंस कांस्टेंट, तो कहोगे कांस्टेंट। वाटर इज प्लेस्ड बिटवीन द टू बॉडीज, ग्रेविटेशनल फोर्स इंक्रीजेस डिक्रीजेस रिमेंस कांस्टेंट, तो रिमेंस कांस्टेंट होगा। ये आपका ऑप्शन है बेटा। कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तब याद रखिएगा इट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम मीडियम बिटवीन द टू बॉडीज। मैंने बिटवीन द टू बॉडीज नहीं लिखा है, आपको शार्ट में हम उसको समझा रहे हैं, आप उसको समझ के खुद से भी आगे बना सकते हो नोट। नेक्स्ट देखिए, सेंट्रल कंजर्वेटिव फोर्स है। क्या चीज है? इट इज सेंट्रल। अब आपको हम अर्थ बता दिए हैं कि इट इज सेंट्रल, यानी सेंटर के बीच लगता है। सेंट्रल कंजर्वेटिव, इट इज सेंट्रल कंजर्वेटिव फोर्स। आपको बता दिया है कंजर्वेटिव फोर्स मतलब वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इंडिपेंडेंट फ्रॉम द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी, इसीलिए इसको कंजर्वेटिव फोर्स बोलते हैं। और दो मौसी बॉडी के सेंटर के बीच लगता है, इसीलिए सेंटर। ठीक है,
नेक्स्ट यह है कि ये प्रोडक्ट ऑफ द मास पे डिपेंड करता है, इट इज डिपेंडिंग अपॉन द प्रोडक्ट ऑफ द मास, प्रोडक्ट ऑफ द masses of two bodies, प्रोडक्ट ऑफ द masses of the two bodies पर डिपेंड करता है। और नेक्स्ट आप देख लीजिए, ये वीकेस्ट फोर्स होता है, इट इज वीकेस्ट फोर्स। ये वीकेस्ट फोर्स होता है। ये क्या होता है? एकदम से कमजोर फोर्स होता है। लॉन्ग डिस्टेंस का सबसे वीकेस्ट फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। आपको हम फंडामेंटल फोर्स के बारे में बता चुके हैं, कौन कौन फंडामेंटल फोर्स है। उस वक्त में बताया था कि ग्रेविटेशनल फोर्स लॉन्ग डिस्टेंस का सबसे वीकेस्ट फोर्स है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है लॉन्ग डिस्टेंस का सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है। और आपको हमने बताया था कि न्यूक्लियर फोर्स होता है शॉर्ट डिस्टेंस के लिए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स होता है न्यूक्लियर फोर्स, जो न्यूक्लियस को बांधे रखता है। आपको बता चुके हैं ये वीकेस्ट फोर्स होता है। तो बेटा ग्रेविटेशनल फोर्स के इतने नेचर है। एक चीज और याद रखिएगा, इट इज टोटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर बॉडीज बिटवीन टू बॉडीज। ये भी आप याद रखिएगा। जैसे दो व्यक्ति हैं, उनके बीच तीसरा व्यक्ति आ जाए, तुमसे हम कहें कि इन दोनों व्यक्ति के बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स घट गया, बढ़ गया, कांस्टेंट रहा, तुम कहोगे सर कांस्टेंट रहेगा। किसी दो बॉडी के बीच तीसरा बॉडी भी आ जाएगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या रहेगा बेटा? इंडिपेंडेंट रहेगा। तो ये भी चाहे तो आप लिख सकते हैं, लंबा है इसलिए मैं लिख नहीं रहा हूं, आपको मैं समझा दे रहा हूं कि ग्रेविटेशनल फोर्स इज टोटली इंडिपेंडेंट फ्रॉम द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ अदर बॉडीज बिटवीन टू बॉडी। दो बॉडी के बीच कोई तीसरा बॉडी आ भी जाएगा तब भी ग्रेविटेशनल फोर्स उस पर डिपेंड नहीं करेगा। आज आपको मेरी आवाज में थोड़ा दिक्कत आ रहा होगा, उसके लिए मैं आपसे सॉरी मांग रहा हूं, क्योंकि थोड़ा गला लगा हुआ है, बैठ गया है गला। आप देख रहे हैं ये बेटा हमारा ग्रेविटेशनल फोर्स का नेचर है। नेचर ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स आपको समझा दिए हैं। एक चीज इसमें आ रहा है जी का डेफिनेशन, तो थोड़ा आप समझ लीजिए। ये भी आपको हम यहाँ बता दे रहे हैं, डेफिनेशन ऑफ जी। पांचवा आपको हम बताए नहीं, समझा दिए हैं। आखिर जी है क्या चीज? डेफिनेशन ऑफ जी यानी यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डेफिनेशन क्या हो। देखो तुम लिख सकते हो कि जी क्या आ जाएगा, सिंस जी इज इक्वल टू क्या आएगा, एफ इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 इंटू m2। यहां से देखो अगर हम ले लें कि इफ r इज इक्वल टू 1 मीटर, दो बॉडी के बीच का डिस्टेंस अगर हम 1 मीटर मान लें, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 1 किलोग्राम ले लें, देन g इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा, f आ जाएगा। g इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, f आ जाएगा। अब यहां से तुम कह सकते हो कि यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट क्या चीज है? The universal gravitational constant is numerically equal to, हम लिखा नहीं रहे, समझा दे रहे हैं आपको। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा क्या चीज है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, क्यों इसको बता रहे हैं सर, क्यों कह रहे हैं कि ये जो है ब्रह्मांड में कांस्टेंट रहेगा, इसका जो वैल्यू अर्थ पर होगा वही वैल्यू सन पर होगा, वही वैल्यू मून पर होगा, क्यों ऐसा होगा? तो ये यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। क्या होता है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन द टू बॉडीज ऑफ यूनिट मास सिचुएटेड एट द यूनिट डिस्टेंस। यानी दो बॉडीज एक एक किलोग्राम के हो और वो 1 मीटर के डिस्टेंस पर हो, तो उनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स का वैल्यू आएगा 6.67 10 पावर माइनस 11 न्यूटन। यानी जी क्या चीज है? तो दो बॉडी जिनके बीच का डिस्टेंस 1 मीटर हो, उनका मास 1 किलोग्राम हो, तो उनके बीच जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा वही जी आएगा। जी का भी वैल्यू वही होगा। द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज न्यूमेरिकली इक्वल टू द अमाउंट ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू बॉडीज ऑफ यूनिट मास सिचुएटेड एट द यूनिट डिस्टेंस। और इसका वैल्यू आपको हम बता ही चुके हैं, 6.67 10 पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर होता है। अब देखिए ग्रेविटेशनल फोर्स का कहां-कहां यूज होता है बेटा। ग्रेविटेशनल फोर्स से क्या-क्या चीज हो रहा है हमारे ब्रह्मांड में, उसका क्या-क्या फायदा है। तो सबसे पहले तो आप देखिए जितने प्लैनेट हैं, ऑल द प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स। सन ग्रेविटेशनल फोर्स से खींच रही है सारे प्लैनेट को, और प्लैनेट जो मोशन कर रहा है उसके मोशन के कारण
उसमें टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है और इनर्शिया के कारण वो गिर नहीं पा रहा है, लेकिन जो रोटेट कर रहा है, ऑल द प्लैनेट रोटेटिंग अबाउट अराउंड द सन इज ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स। देखो बोला जाता है अराउंड द सन, लेकिन ये गलत है। हमारे आर्यभट्ट साहब बहुत पहले बता चुके हैं कि ऑल द प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द गैलेक्सी सेंटर नॉट एट द सन, लेकिन तुम्हारे बुकों में लिखा हुआ है कि ऑल द प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो तुम यही चीज समझो कि जितने प्लैनेट हैं सन के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं, किस कारण रिवॉल्वेशन हो रहा है? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण हो रहा है। ये मान लीजिए आपका सन है। अब जितने प्लैनेट हैं वो सारे प्लैनेट जो है अपनी एक्सिस पर भी घूम रहे हैं और सन के चारों तरफ भी रिवॉल्व कर रहे हैं। किस कारण कर रहे हैं वो? तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण ही कर रहे हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स ही क्या होता है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स ही उनको क्या देता है बेटा? सेंट्रीपेटल फोर्स देता है। आगे तुम लोग पढ़ोगे सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है। यदि फोर्स acting towards the center of the circle, that is called centripetal force. So all the planets revolving around the sun in circular orbit due to the gravitational force, because gravitational force providing centripetal force. इसी तरह all the satellites revolving around the planet, किस कारण? Due to gravitational force. सैटेलाइट प्लैनेट के चारों तरफ जो रिवॉल्व करता है, किस कारण करता है? तो ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण करता है। और देखिए इसके क्या फायदे। समुद्र में जो टाइड्स आता है, समुद्र में पानी ऊपर और नीचे जाता है। क्यों? क्योंकि समुद्र के पानी को जब सन और मून खींचती है अपनी ओर तो ऊपर जाता है, और जब अर्थ खींचती है तो नीचे आता है। समझ में आया? सी वाटर को जब सन और मून खींचती है तो ऊपर जाता है, और जब अर्थ खींचती है तो नीचे आता है। तो समुद्र में जो टाइड्स आता है किस कारण आता है? ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण आता है। ये ग्रेविटेशनल फोर्स के बेटा उपयोग है, कहाँ कहाँ यूज होता है, इसके क्या क्या यूज है, कहाँ कहाँ ये फायदेमंद है, ये आपको हम सब बता दिए हैं। तो ये इतना बड़ा जो है न्यूटन के द्वारा दिया गया हम लोगों के लिए बहुत बड़ा जो है देन है, जिसका हम लोग आज समझ पा रहे हैं रीजन को। अन्यथा हम लोग इस रीजन को नहीं समझ सकते थे। ये आप समझते रहिएगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स क्या क्या काम करता है, कहाँ कहाँ यूज होता है, कैसे होता है। ये आपको मैक्सिमम बेटा हम समझा दिए हैं। क्लास 9th में तुम्हारा जितना संभव है बेटा उतना हम बता दिए हैं। अब हम लोग बेटा आगे चलते हैं। देखिए इसमें क्वेश्चन कर फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन a 0.3 किलो बिलार्ड बॉल्स एंड 0.4 किलोग्राम बिलार्ड बॉल। देखो बेटा डिस्टेंस पूछ रहा है। सोल्यूशन देखिए आप, क्या चीज पूछा जा रहा है आपसे? डिस्टेंस पूछा जा रहा है। दिया क्या है? एक बिलार्ड बॉल का मास दिया है 0.3 किलोग्राम और दूसरे बिलार्ड बॉल का मास कितना दिया है बेटा? 0.4 किलोग्राम। आप कॉन्सेंट्रेट होकर के देखते रहिए। थोड़ा हम लोग बेटा तेजी से करेंगे। मैं वन शॉट में आपको पूरा ये चैप्टर समाप्त कर दे रहा हूं, आपको सब समझ में आएगा। ठीक है? और कह रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन देम इज, फोर्स का भी वैल्यू दिया हुआ है 8.8 इंटू 10 पावर माइनस 11 न्यूटन। टेक जी इज इक्वल टू 6 पॉइंट। ये देखिए स्मॉल जी नहीं, दैट इज कैपिटल जी। कैपिटल जी का वैल्यू भी दिया हुआ है बेटा। अब तुमको डिस्टेंस पूछ रहा है। एफ इज इक्वल टू लगा दो फॉर्मूला, जी इंटू m1 इंटू m2 अपॉन r स्क्वायर। बेटा एफ कितना दिया है? एफ बोल रहा है 8.8 इंटू 10 पावर माइनस 11। ठीक है? जी का वैल्यू 6.6 जो दिया है वही लिखिए, इंटू 10 पावर माइनस 11 होता है 6.67 है। ठीक है? m1 कितना दिया है? 0.3 किलोग्राम, m2 दिया है 0.4 किलोग्राम, r स्क्वायर पूछ रहा है 10 पावर माइनस 11 काट। यहां से बेटा कितना आ जाएगा? r तुम्हारा आ जाएगा, r स्क्वायर का वैल्यू आएगा 0.3 इंटू 0.4 अपॉन सॉरी इंटू 6.6 अपॉन 8.8 यही होगा। अब यहां देख लीजिए, इसको सॉल्व कीजिए आप, जो भी आ रहा है सॉल्व आप कर सकते हैं। पहले पॉइंट को हटाइए, 4 यानी कितना हो जाएगा? 3 इंटू 4, 3 इंटू 4 इंटू 66 इंटू हम लिख सकते हैं 10 पावर माइनस 2, 2 डिजिट हटाए, एक तो यहां से हट गया, अपॉन 88। ठीक है? 11 से ले जाइए, 6 बार में, 8 बार में गया, फिर कटेगा पिटेगा? नहीं कटेगा। काट सकते हो आप, 4 से इसको काट। तो बेटा कितना आ गया? ये आया हमारा
3 इंटू 3 इंटू 10 पावर -2 अपॉन 1। बेटा आर कितना आ जाएगा, रूट में हो जाएगा 3 इंटू 10 पावर -1 सॉरी -2। ये कितना आ गया 3 इंटू 10 पावर -1 यानी 0.3 मीटर। ये आर का वैल्यू आया। कैलकुलेशन आप एक बार चेक कीजिएगा। तो आर का वैल्यू बेटा कितना आ गया, उनके बीच का डिस्टेंस पूछ रहा था 0.3 मीटर। M1 दिया था, M2 दिया था, आर पूछ रहा था, F दिया था। ठीक है, इस तरह बेटा आप सॉल्व करेंगे। ये आपका सोल्यूशन हो गया। आपको समझ में आया होगा, मैं आशा करता हूं। कहीं दिक्कत होगा आप कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, 2 सॉलिड स्फेरिकल प्लैनेट्स ऑफ इक्वल रेडिया। बड़ा अच्छा क्वेश्चन। एक का मास 4m दिया है, दूसरे का 9m है, और सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ 6r। दोनों के बीच का डिस्टेंस बेटा 6r दिया है। कह रहा है प्रोजेक्टाइल ऑफ मास m इज सेंट फ्रॉम द प्लैनेट ऑफ मास 4m टुवर्ड्स द हेवियर प्लैनेट। हेवियर को फेंका जा रहा है। कह रहा है व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइटर प्लैनेट where the gravitational force on the projectile is 0। देखो बेटा होता क्या है, सन और अर्थ के बीच कोई एक पॉइंट तो ऐसा आएगा जो अर्थ के नजदीक होगा, जहां सन के द्वारा लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स और अर्थ के द्वारा लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स सेम आ जाएगा। अर्थ उसी फोर्स से खींच रही है जिससे सन खींच रहा है। उस पॉइंट का नाम होता है न्यूट्रल पॉइंट। क्या नाम होता है, न्यूट्रल पॉइंट। यानी दी पॉइंट वेयर द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज 0, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। द पॉइंट वेयर नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट इज 0, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रल पॉइंट। यहां देखिए आपका क्या चीज दिया है। कह रहा है एक जो है 4m मास है, इसका मास 4m है, दोनों का रेडियस सेम। इसका भी मास क्या है 4m। अब एकदम से बेटा गोला तो नहीं बन रहा है, लेकिन आप समझिएगा ऐसे तुमको शेप लेना पड़ेगा तो बड़ा एकदम गोला बन जाएगा तुम्हारा। चलो दूसरा भी जो है बेटा उसका भी मास अब ये हटेगा नहीं। छोड़िए इसको, मैं ऐसे देख लेते हैं बेटा, ऐसे हो नहीं रहा। मान लो एक कितना दिया है 4m, दूसरा भी बेटा कितना दिया है 4m, दोनों के रेडियस सेम। इसका भी रेडियस r है, इसका भी रेडियस r है, इसका भी रेडियस r है और इसका भी रेडियस बेटा r है। ठीक है, इसका मास 4m है और इसका मास कितना है 9m। अब कहा क्या रहा है, इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना दिया है, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस कितना है, दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस बेटा दिया है 6r। सेंटर से सेंटर का डिस्टेंस कितना दिया है 6r। तुमको कह रहा है 2 सॉलिड स्फीयर, एक का रेडियस r, दोनों का रेडियस r है, 4m है, 9m मास है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस 6r के डिस्टेंस पर है। एक स्मॉल m को प्रोजेक्ट किया जा रहा है, कहां से, स्मॉल m को छोटे कि यहां से प्रोजेक्ट किया जा रहा है सरफेस से। कह रहा है किस पॉइंट पर जाकर के उनके बीच लगने वाला ग्रेविटेशनल फोर्स सेम होगा। जिस पॉइंट पर ग्रेविटेशनल फोर्स सेम होगा उसको क्या बोलेंगे, न्यूट्रल पॉइंट बोलेंगे। यानी व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट फ्रॉम द लाइटर प्लैनेट वेयर द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन द प्रोजेक्टाइल इज 0। प्रोजेक्टाइल मतलब जिस बॉडी को फेंका गया, तो बॉडी जिसको फेंका गया उसका मास स्मॉल है। बॉडी जब यहाँ पर आया तो उसके लगने वाला, उस प्रोजेक्टाइल पर लगने वाला नेट फोर्स क्या है बेटा 0 है। तो नेट फोर्स 0 है, इसका मतलब कि अगर ये खींच रहा है, मान लो पहला बॉडी अगर F1 फोर्स से खींच रहा है और दूसरा अगर F2 से खींच रहा है, इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है, तो नेट फोर्स 0 होगा। तो एट द न्यूट्रल पॉइंट हम मान लेंगे, एट द न्यूट्रल पॉइंट, न्यूट्रल पॉइंट पर बेटा क्या आ जाएगा, एट द न्यूट्रल पॉइंट, एट द न्यूट्रल पॉइंट मॉड वेक्टर F1, देखो वेक्टर तो अलग अलग हो जाएगा, दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है। 4m इधर खींच रहा है और 9m इधर खींच रहा है, लेकिन न्यूट्रल पॉइंट पर क्या होगा, नेट फोर्स 0 होगा। अब ये डिस्टेंस अगर हम मान ले तो उसका यहां से कितना है बेटा, अर्थ के, ये अर्थ का 4m मास से अगर हम x मान लेते हैं,
इस डिस्टेंस को, तो ये आ जाएगा 6r माइनस एक्स। ये डिस्टेंस कितना आएगा 6r माइनस एक्स, वो x माने है, तो क्या आ जाएगा g इंटू 4m इंटू स्मॉल m अपॉन एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू g इंटू 9m इंटू स्मॉल m अपॉन कितना है 6r, तो 6r माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसके कारण लगने वाला F2, इसके कारण लगने वाला F1। ये डिस्टेंस कितना है 6r माइनस एक्स, तो बेटा कितना आ गया, m से m कट गया, कैपिटल M कट गया, g से g कट गया, यानी क्या आया, हम लिख सकते हैं कि 2x का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 3/6r माइनस एक्स तो होल स्क्वायर। यहां से हमारा कितना आ जाएगा, इट इम्प्लाई 2x दैट इज 3/6r माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप करोगे तो 12r माइनस 2x दैट इज इक्वल टू 3x, तो 5x, 2x को इधर ले गए, 5x इज इक्वल टू 12r, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 12/5r, यानी कितना आ जाएगा 2.4। तो निश्चित रूप से छोटे मास से कम डिस्टेंस पर तो 2.4 आ, यहाँ से 6r माइनस 2.4 आ, यानी बड़े मास से ज्यादा डिस्टेंस पर न्यूट्रल पॉइंट आएगा, छोटे मास से कम डिस्टेंस पे आएगा। अर्थ के कारण देखो, अर्थ और सन के सेंटर के बीच का डिस्टेंस है 15 करोड़ किलोमीटर, तो निश्चित रूप से सन से काफी दूर और अर्थ के नजदीक हमारा न्यूट्रल पॉइंट आएगा, क्योंकि अर्थ का मास सन के मास की तुलना में कम है और ग्रेविटेशनल फोर्स मासिव बॉडी पर डिपेंड करता है। बड़े मास के कारण किसी बॉडी पर कम डिस्टेंस पे जितना ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा, छोटे मास के कारण ज्यादा डिस्टेंस पर उतना लगेगा। ठीक है, एक्स कितना आया 2.4r, आपको समझ में आ गया होगा। कहा प्रोजेक्टाइल पर कहा नेट फोर्स 0 होगा, ग्रेविटेशनल फोर्स 0, तो हमने मान लिया ग्रेविटेशनल फोर्स 0 है। 4m के द्वारा F1, 9m के द्वारा F2, दोनों के कारण ग्रेविटेशनल फोर्स 0 का मतलब वो न्यूट्रल पॉइंट होगा, तो न्यूट्रल पॉइंट पर माड वेक्टर F1 दैट इज माड वेक्टर F2 हमने किया है, कैलकुलेशन आपके सामने हमने काट पीट दिया है, आंसर आया 2.4। अब हम नेक्स्ट देखते हैं बेटा। नेक्स्ट है हमारा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पे 2 क्वेश्चन किए हैं, वो अच्छा क्वेश्चन है, आपका एनसीईआरटी के क्वेश्चन सारे साल हो जाएंगे बेटा, बचेगा नहीं। फिर भी आप देखिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अभी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन दोनों बेटा अलग चीज है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन जो होता है वो पर्सन मतलब वो प्लेनेट टू प्लेनेट, सैटेलाइट टू सैटेलाइट, मास टू मास वेरी करेगा, उसका अलग वैल्यू आएगा। मून के कारण ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अलग होगा, अर्थ के कारण अलग होगा, सन के कारण अलग होगा, जितने प्लेनेट है सबका अलग अलग होगा। ठीक है, उस प्लेनेट पे भी उसके वैल्यूज थोड़ा बहुत चेंज करते हैं, स्लाइटली चेंज होता है लेकिन चेंज करता है। जैसे अर्थ पर ही पोल पर सबसे ज्यादा होता है, इक्वेटर पर सबसे कम होता है, ये वेरिएशन आपको हम बाद में बताएंगे। पहले क्या चीज है समझिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। पहले इसका डेफिनेशन लिखिए, देखो डेफिनेशन क्या है। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, टाइम रेट ऑफ change of velocity in freely falling ऑब्जेक्ट या बॉडी, जो भी आप लिखिए ऑब्जेक्ट। टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इन फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट इज known as gravitational acceleration या acceleration due to gravity is known as acceleration due to gravity, या इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। दोनों नाम याद रखिए। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, इसको स्मॉल जी से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल जी ऑफ वैल्यू
9.8, कहीं कहीं 9.81 दिया है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट द लैटिट्यूड ऑफ 45 डिग्री फ्रॉम सी लेवल, फ्रॉम सी लेवल, समुद्र तल से। जो जी का वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तुम लोग बोलते हो बेटा ये कहां से आया है, तो ये समुद्र तल से आया है, समुद्र तल से 45 के एंगल पर आया है। अन्यथा ये वैल्यू जो है चेंज करता रहता है, थोड़ा बहुत चेंजिंग होता है। जैसे अर्थ के सरफेस पर सबसे ज्यादा पोल पर होता है, सबसे कम कहां होता है, इक्वेटर पर। जब आप लोग 11th में जाओगे तो इसको बहुत डिटेल में बेटा पढ़ोगे। अभी इतना आप याद रखिए कि जी क्या होता है, तो टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी ऑफ ए फ्रीली फॉलिंग बॉडी। जैसे पेन को हम गिरा दें तो एक हम तुमसे पूछे कि 1 सेकंड, देखो एयर फ्रिक्शन को नेग्लेक्ट मान के चलेंगे, साइंस में अगर वेग का अध्ययन करते हैं दूसरे को नेग्लेक्ट मानते हैं, तो पेन को अगर हम गिरा रहे हैं ये फ्रीली फॉलिंग हो गया। अब ये 1 सेकंड में कितना वेलोसिटी को एक्वायर करेगा, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्वायर करेगा। हर सेकंड में इसका वेलोसिटी 9.8 मीटर पर सेकंड बढ़ता जाएगा। तो एक्सेलरेशन होता क्या है, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, यानी टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी जो होगा उसी को एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी या ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन कहेंगे। यानी अर्थ किसी बॉडी में कितना एक्सेलरेशन देता है, तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का देता है। यानी कोई बॉडी जब ऊपर से गिर रहा है उसके वेलोसिटी में पर सेकंड कितना चेंज आता है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एवरेज है, इसका वैल्यू सबसे ज्यादा पोल पर होता है, सबसे कम इक्वेटर पर होता है, और रोटेशन के कारण भी बेटा चेंज करता रहता है। अलग अलग पॉइंट पर अर्थ के अलग अलग लैटिट्यूड पे वैल्यू अलग अलग होते हैं। आप इतना अगर याद रखेंगे हम समझते हैं कि अच्छा रहेगा। और जी का वैल्यू मून पर जैसे अर्थ की तुलना में 16 होता है, तो तुम अगर अर्थ पर 1 मीटर ऊपर उछाल लगा सकते हो तो मून पर जाओगे तो 6 मीटर लगाओ, वो आपको आगे समझ में आएगा, mgh करके लेंगे। तो जी का वैल्यू मून पर अर्थ की तुलना में 1/6 टाइम्स होता है। ये हमारा बेटा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। मैं आशा करता हूं सेम चीज है जो एक्सेलरेशन होता है, लेकिन ये फ्रीली फॉलिंग बॉडी की प्रॉपर्टी है। एक्सेलरेशन किसकी प्रॉपर्टी है, फ्रीली फॉलिंग बॉडी की प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। थोड़ा सा अब इसको आप देखिए, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ बेटा क्या आएगा, तो आपको हम अर्थ बना करके थोड़ा समझा देते हैं, इसको आप देखिए। अब ये देखिए हमारा अर्थ है, ये बेटा हमारा अर्थ है। अर्थ का मान लो ये सेंटर है। अब बॉडी को यहां रखो, यहां रखो, यहां, कोई देश यहां है, कोई यहां है, कोई यहां है, वो तो अर्थ सबको क्या कर रही है, खींची हुई है अपनी सेंटर की। अब जैसे देखो कोई बॉडी हम यहां बेटा ले लेते हैं, यहां कोई बॉडी है जिसका मास कितना है, m, इस बॉडी का मास m है। अर्थ के सेंटर से इसका डिस्टेंस आप देखिए, तुमसे हम पूछेंगे अर्थ के सेंटर से कितना डिस्टेंस है, तुम कहोगे सर अर्थ के सेंटर से बॉडी का डिस्टेंस अर्थ के रेडियस के बराबर है, आर मान लेते हैं। अर्थ का रेडियस हमने आर मान लिया। अब तुमसे हम पूछेंगे जो अर्थ के सरफेस पर ग्रेविटेशन कितना मानते हैं बेटा, जी मान ले रहे 9.8 होता है। तो अर्थ जो इसको खींच रही है किस फोर्स से खींच रही है, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स on the object of mass m on the surface of earth, surface of the earth, अर्थ के सरफेस पर कितना है, तो F कितना बेटा आ जाएगा, G इंटू, अब देखो अर्थ का मास हम लोग एम ई मान ले रहे हैं, स्मॉल ही लिए है, एम ई है, आर ई है, अर्थ का रेडियस एम ई मास है। किसी भी स्फीयर के मास को कैलकुलेशन करने के लिए कहां मानते हैं, सेंटर पर, यानी मास ऑफ ऑल द स्फीयर इज सपोज्ड एट द सेंटर। सिलेंडर के मास को एक्सिस पर मानते हैं, स्फीयर के मास को सेंटर पर मानते हैं। तो अर्थ भी एक स्फीयर है, उसके मास को कहां मानेंगे, सेंटर पर। तो एम ई ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगेगा, एम ई इंटू एम,
अब दोनों के सेंटर के बीच का डिस्टेंस सेंट्रल कंजर्वेटिव है, अर्थ के सेंटर से बॉडी के सेंटर के बीच का डिस्टेंस बेटा क्या आएगा, तो अर्थ का रेडियस ही आएगा। अगर हम पहाड़ी पे भी चले जाएंगे तब भी 500 मीटर, 400 मीटर, 300 मीटर, किसी बिल्डिंग के ऊपर हो 10 मीटर, 20 मीटर, 25 मीटर, अर्थ का रेडियस 6.4 10⁻⁶ मीटर होता है, इसीलिए वहां पर एच को नेग्लेक्ट कर देंगे, बॉडी के सेंटर से अर्थ का सेंटर आर ही लेंगे रेडियस, ठीक है, इसका स्क्वायर होगी। अब ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है बेटा, वेट होता है। ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब तुम्हारा वेट हो गया मास इनटू ग्रेविटेशन, दैट इज इक्वल टू जी आई इनटू एम ई इनटू एम अपॉन आर स्क्वायर। अभी हम जस्ट तुमको बोले हैं तुम्हारा जो ग्रेविटेशनल फोर्स है बेटा वो क्या चीज है, ग्रेविटेशनल फोर्स इज योर वेट। आगे आपको मास एंड वेट में उसको एकदम क्लियर कर देंगे। यहां से m बेटा कट गया, यहां से क्या आ गया हमारा, इट इंप्लाई g इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। ये देखिए स्मॉल जी और कैपिटल जी में रिलेशन है, स्मॉल जी और कैपिटल जी का एक रिलेशन है, स्मॉल जी इज इक्वल टू जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, जी इज इक्वल टू क्या आएगा, जी एम ई अपॉन आर स्क्वायर। अब देखिए आप मास है वेट, मास एंड वेट को हम लोग समझ ले बेटा, मास क्या चीज है, वेट क्या चीज है, लोग कंफ्यूज रहते हैं। मास होता है क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास। मास की बहुत बड़ी भूमिका होती है इनर्शिया के लिए, जिस बॉडी का मास जितना है उसकी इनर्शिया उतनी अधिक होगी। इनहेरेंट प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल ऑब्जेक्ट टू अपोज द स्टेट ऑफ चेंज, मैं आपको बता चुका हूं। तो जिसका मास जितना ज्यादा होगा स्टेट ऑफ चेंज का उतना विरोध करेगा। एक ट्रेन रुकने का ज्यादा विरोध करेगा बस की तुलना में, बस रुकने का ज्यादा विरोध करेगा। अदर जो व्हीकल है, टेम्पो है या टैक्सी है, उसकी तुलना में टेम्पो टैक्सी ज्यादा विरोध करेगा। तुम्हारा बाइक की तुलना में बाइक ज्यादा विरोध करेगा साइकिल की तुलना में। क्यों? क्योंकि मास घटता गया है, मास घटता जाएगा, इनर्शिया की जो प्रॉपर्टी है वो कम होता चला जाएगा। तो मास इज द मेजर प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, यानी मास मेजर्स द इनर्शिया। आप लिख सकते हो, एक डेफिनेशन आपको बता दे रहा है, डेफिनेशन को आप बेटा लिखिए, समझिए, पढ़िए उसको आप। तो मास क्या चीज है, क्वांटिटी ऑफ मैटर। देखिए क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ऑब्जेक्ट, क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास। किसी ऑब्जेक्ट में जो क्वांटिटी ऑफ मैटर होता है वो मास होता है। इट मेजर्स द इनर्शिया, आप कह सकते हो, या मास इज द मेजर प्रॉपर्टी ऑफ इनर्शिया, या इट मेजर्स द इनर्शिया, आप लिख सकते हैं। इट मेजर द इनर्शिया, इट मेजर्स द इनर्शिया इट मेजर्स द इनर्शिया। ये इनर्शिया को भी मेजर करेगा, जिसका मास ज्यादा होगा उसकी इनर्शिया उतनी ही अधिक होगी। दूसरी बात कि मास रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस, या वन पोजीशन टू अदर पोजीशन, यानी मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा। ये वन प्लेस टू अदर प्लेस हम जाएंगे, ये वैरी नहीं करेगा। ये हमारा बेटा मास है, मास वैरी नहीं करेगा। ये अलग बात है, आपको मैं किसी वीडियो में बताया हूं कि अगर वेलोसिटी बहुत ज्यादा होता है तो मास चेंज कर जाता है, ये आपको बताएं, तो वो बेटा अलग चीज है। लेकिन जनरली आप देखेंगे कि अगर हम अर्थ पर है, सन पे भी चले जाएं या मून पे चले जाएं, बेटा सन पे जाना तो पॉसिबल है ही नहीं, बहुत पहले ही रहेंगे कि आदमी चल जाएगा। 15 करोड़ किलोमीटर दूर है सन। लेकिन अगर जैसे मून पे हम जा रहे हैं तो मास हमारा कांस्टेंट रह रहा है, पहाड़ी पे चले जा रहे हो मास कांस्टेंट रहा है, अर्थ पर कहीं भी पोल पर जाओ, इक्वेटर पर जाओ, तुम्हारा मास कांस्टेंट रहेगा, वेट चेंज कर जाएगा थोड़ा बहुत। क्यों? क्योंकि वहां ग्रेविटेशन का वैल्यू थोड़ा बहुत चेंज करता चला जाता है। तो मास क्या चीज है, तो क्वांटिटी ऑफ मैटर इन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मास, इट मेजर्स द इनर्शिया, मास ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। वेट क्या चीज होता है, तो आप वेट के लिए देखिए फाइव, यही बार आपको हम लिख दे रहे हैं, फाइव
Gravitational force acting on the body. Gravitational force acting on object या body. An object is its mass, its weight. ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन बॉडी या ऑब्जेक्ट ही उसका वेट है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स काम कर रहा है, m इंटू जी, ये उसका वेट है। तो देखो जी वेरिएबल है तो ग्रेविटेशनल फोर्स वेरिएबल होगा, यानी वेट वेरिएबल होगा। ये क्या होगा? इट विल वेरिएट फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। इट विल चेंज, ये चेंज कर जाएगा फ्रॉम वन प्लेस टू अदर प्लेस। एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे जाएंगे, वेट क्या हो जाएगा बेटा? चेंज कर जाएगा। अर्थ के सेंटर पे कोई चला जाए, जाना संभव ही नहीं है। पूरा सब खौल रहा है, वहां का टेम्परेचर बहुत हाई है, 5000 केल्विन है, वहां जाना संभव नहीं है। लेकिन कल्पना कीजिए वहां जाए, वहां ग्रेविटेशन का वैल्यू 0 आता है, वेट 0 हो जाएगा, मास तो 0 नहीं होगा। क्वांटिटी ऑफ मैटर, मास चेंज हो ही नहीं सकता, वेट चेंज कर जाएगा, क्योंकि वेट ग्रेविटेशनल फोर्स है, ग्रेविटेशन चेंज कर रहा है, वेट चेंज करेगा। ठीक है, ये बेटा हमारा रहा मास एंड वेट में। तो मास एंड वेट का आप इतना ही समझिए, इतना ही आप याद रखिए। अभी बेटा तुम लोगों के लिए इतना सफिशिएंट है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, फैक्टर इफेक्टिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या क्या इफेक्ट कर रहा है? तो सबसे पहला रीजन है बेटा शेप ऑफ द अर्थ। ग्रेविटेशन का चेंज होना सबसे पहले डिपेंड करता है शेप ऑफ द अर्थ। अर्थ इज नॉट ए परफेक्टली स्फीयर। बेटा अर्थ एक परफेक्टली स्फीयर नहीं है, अर्थ परफेक्टली स्फीयर नहीं है। अर्थ का शेप देखिए आप, अर्थ का बेटा यही शेप है। ये हमारे अर्थ का शेप है। अब आप यहां देख सकते हैं कि अर्थ की क्या शेप है। इसको बेटा हम लोग क्या कहते हैं? ये हो गया इक्वेटोरियल लाइन, और ये हो गया हमारा पोल, इसको कहते हैं नॉर्थ पोल, और ये हो जाएगा बेटा साउथ अर्थ। अब आप खुद देख सकते हो कि अर्थ इज नॉट ए परफेक्टली स्फीयर। अर्थ एक स्फीयर नहीं है, इट इज समहाउ फ्लैटेंड ऑन द पोल। ये पोल पर थोड़ा सा चपटा हुआ है, यानी अर्थ थोड़ा चपटी हुई है। जो पोल पर अर्थ का रेडियस होता है वो इक्वेटर के रेडियस की तुलना में 22 किलोमीटर कम होता है। तो शेप ऑफ द अर्थ बहुत मायने रखता है कि अर्थ इज नॉट ए परफेक्टली स्फीयर। अर्थ आप लिख सकते हैं कि अर्थ इज नॉट ए परफेक्टली, यानी पूर्णतया परफेक्टली स्फीयर, पूरी स्फीयर नहीं है। इट इज somehow flattened on the pole। ये पोल पर थोड़ा सा चपटी हुई है, पोल पर थोड़ा सा क्या है? चपटी हुई है। पोल पर बेटा बर्फ रहता है, क्यों? क्योंकि सन का रोशनी पोल पे बहुत कम जाता है। अर्थ सन के चारों तरफ रिवॉल्व करी, अपनी एक्सिस पर रिवॉल्व करी, एक्सिस पर रिवॉल्वेशन के कारण दिन और रात होते हैं। और पोल पर चूंकि अर्थ का सेंटर और सन के सेंटर के बीच ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, तो सन का जो रोशनी है वो पोल पर तिरछा जाता है, इसलिए पोल पर बर्फ जमा रहता है। वही बर्फ जब पिघलता है तो नदियों में बाढ़ आता है। बाढ़ आने के और भी रीजन है, ट्रेड व्यापार है अर्थ का, जिससे मौसम मानसून चेंज करता है। ये सब बेटा आगे की चीज है, अभी आप इतना ही समझिए कि अर्थ इज नॉट ए परफेक्टली स्फीयर, इट इज समहाउ फ्लैटेंड ऑन द पोल। द रेडियस ऑफ अप्रॉक्स बेटा आप लिखते रहे, द रेडियस ऑफ अर्थ at the equator, radius of earth
at the equator is 22, कहीं कहीं 21 भी दिया है, 22 किलोमीटर. The radius of the earth at the equator is 22 kilometer greater than that of pole, pole की तुलना में. Hence G is equal to क्या होता है बेटा, अभी जस्ट आपको बताएं, GME अपॉन RE स्क्वायर. यानी यहां से क्या चीज समझ में आ रहा है, G प्रोपोर्शनल 1/RE स्क्वायर. तो जब रेडियस अधिक होगा तो G का वैल्यू क्या होगा, GME तो कांस्टेंट, GME कांस्टेंट, तो G स्मॉल g प्रोपोर्शनल RE स्क्वायर आया 1/RE स्क्वायर. जहां रेडियस अधिक हुआ ग्रेविटेशन का वैल्यू क्या होगा, कम होगा. तो अर्थ का रेडियस सबसे अधिक कहां है, इक्वेटर पर है. तो रेडियस सबसे अधिक इक्वेटर पर है, तो जी का वैल्यू सबसे कम कहां आएगा, इक्वेटर पर. रेडियस सबसे कम पोल पर है, तो जी का वैल्यू सबसे कम कहां आएगा, सबसे अधिक कहां आएगा, पोल पर. ठीक है, तो रेडियस सब लिख दिया है. द रेडियस ऑफ द अर्थ एट द इक्वेटर इज 22 किलोमीटर ग्रेटर देन दैट ऑफ पोल. हेंस फ्रॉम द फार्मूला, हेंस G is equal to GME upon RE square indicate and it implies where RE will be greater, G will lesser. ठीक है, G will lesser, G कम होगा. ठीक है, यहां बता रहा है कि जहां RE अधिक होगा G कम होगा, क्योंकि GME कांस्टेंट. तो इसलिए G का वैल्यू, इट इंप्लाइज G मैक्सिमम कहां होगा, मैक्सिमम एट द पोल एंड मिनिमम एट द इक्वेटर. आपको समझ में आ गया होगा कि जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू RE स्क्वायर है. जहां RE अधिक होगा G का वैल्यू कम होगा. RE अधिक है कहां पर, ये अर्थ का सेंटर है. इक्वेटर पर RE का वैल्यू सबसे अधिक है, इक्वेटर पर G का वैल्यू सबसे कम होगा, और पोल पर RE सबसे कम है, तो पोल पर G का वैल्यू सबसे अधिक. एक व्यक्ति को व्यापार करना है तो उसको कहां पर खरीदना चाहिए, कहां पर बोलना बेचना चाहिए, तो उसको खरीदना चाहिए कहां पर बेटा, पोल पर, क्योंकि G का वैल्यू अधिक, G का वैल्यू अधिक है. तो G का वैल्यू सबसे अधिक कहां है, पोल पर, और सबसे कम कहां है, इक्वेटर पर. तो अगर वो यहां खरीदेगा तो क्या चीज होगा, G का वैल्यू कम है तो मास ज्यादा चढ़ेगा. G का वैल्यू कम है तो G मास ज्यादा चढ़ेगा, और बेचेगा कहां, पोल पर. तो इक्वेटर पर खरीदना चाहिए किसी दुकानदार को, पोल पे जाके बेचना चाहिए. बेटा संभव नहीं है. देखिए आपको जो है GS है, आपको बता दिए हैं, आप याद रखिएगा. अब नेक्स्ट बेटा हम लोग चलते हैं, इसके आगे क्या है देखिए, रोटेशन ऑफ द अर्थ. दूसरा रीजन आ रहा है कि G के वैल्यू में वेरिएशन का कारण है रोटेशन ऑफ द अर्थ. अर्थ अपनी एक्सिस पर बेटा रिवॉल्व कर रही है. थोड़ा सा आपको बता दे रहे हैं, इसको आप समझिए, थोड़ा सा आपको बता रहे हैं, उसको आप समझने की कोशिश कीजिए. ये देखिए, ये हमारा बेटा अर्थ है. अब आप देखिए, ये अर्थ का बेटा सेंटर हो गया. ये अर्थ का सेंटर है. कोई ऑब्जेक्ट यहां है, कोई ऑब्जेक्ट यहां है, तो अर्थ रोटेट कर रही है. ये नॉर्थ पोल है बेटा, ये साउथ पोल है. कोई ऑब्जेक्ट रोटेट कर रहा है, जो यहां से इक्वेटर से अर्थ का रोटेशन प्लेन क्या है, इक्वेटोरियल प्लेन है. एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, पोल है. ऐसे करके अर्थ रोटेट करती रहती है अपने एक्सिस पर, ऐसे रोटेट कर रही है. यानी ऐसे अर्थ रोटेट कर रही है, ऐसे वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, ऐसे करके रोटेट कर रही है. अब देखिए, जो ऑब्जेक्ट यहाँ है, एम मास यहाँ है, यहाँ वैल्यू हम मान लेते हैं बेटा G डैश है. यहां से एंगल कितना बना रहा है, ये थीटा बना रहा है. देखिए यहां से एंगल थीटा बन रहा है, तो जो G डैश बेटा आएगा
जी डैश जो आएगा वो क्या आएगा, जी माइनस आर ई इंटू ओमेगा स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, ये वैल्यू आएगा। न्यूटन ने इसको गलत कर दिया था। न्यूटन ने बताया था जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कास थीटा, लेकिन जब इसको पैरेललोग्राम एप्लीकेशन दिया गया बेटा, ये आप लोग 11th में पढ़ेंगे, अभी हम नहीं बता पाएंगे, आपको समझ में नहीं आएगा, आप वीडियो देखना बंद कर देंगे। ऐसा बता रहे कि यार समझे में नहीं आ रहा है। अभी आप इतना याद रखिए कि न्यूटन ने भी ये फार्मूला गलत बता दिया था, लेकिन जब उसको पैरेललोग्राम लॉ का एप्लीकेशन दिया गया, तो पैरेललोग्राम लॉ के एप्लीकेशन के बाद समांतर चतुर्भुज एप्लीकेशन जब दिया गया, तो मैथमेटिकल पूरा देने के बाद जी डैश कितना आया, जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, जहां ओमेगा अर्थ का एंगुलर स्पीड है। ओमेगा क्या चीज है बेटा, ओमेगा है, ओमेगा, इसको आप डब्ल्यू मत पढ़िएगा, ये क्या चीज है बेटा, ओमेगा है, अर्थ का एंगुलर स्पीड है। यहाँ कौन चीज क्या है आपको क्लियर होना चाहिए। थीटा आप जान ही रहे हैं, थीटा यहां से जो एंगल बना रहा है ऑब्जेक्ट, ये एंगल है बेटा, ऑब्जेक्ट जो यहाँ एंगल बना रहा है वो एंगल हो गया, ठीक है। ओमेगा हम आपको लिख दे रहे हैं, वेयर ओमेगा क्या चीज है, एंगुलर वेलोसिटी ऑफ अर्थ, अर्थ का बेटा एंगुलर वेलोसिटी है। थीटा पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, यानी थीटा लैटिट्यूड है, वो आप देख रहे हैं। जी डैश वैल्यू है कहीं भी। अब यहां देखिए एट, ये फार्मूला आप रट लीजिएगा बेटा, ये फार्मूला आपको 11th में पूरा क्लियर होगा। अभी इतना याद रखिएगा कि अर्थ जो एंगुलर स्पीड ओमेगा से घूम रही है ड्यू टू द रोटेशन ऑफ द अर्थ, जी का वैल्यू थीटा लैटिट्यूड पर इक्वेटर से कितना आ रहा है, जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा। अब आप यहां से देखिए कि एट द पोल, पोल पर अगर हम चले तो बेटा थीटा कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, कास 90 कितना होता है, तो जी डैश एट पोल, पी मतलब पोल, जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कितना आ जाएगा, आर ई ओमेगा स्क्वायर कास स्क्वायर 90 डिग्री, कास स्क्वायर कास 90 बेटा क्या होता है, जीरो, ये कितना आ गया, जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर इंटू जीरो, यानी बेटा जी डैश पी कितना आ गया, पोल पर आ गया जी, यानी 9.8। अब देखो एट द इक्वेटर बेटा क्या हो जाएगा, एट द इक्वेटर क्या होगा, एट द इक्वेटर थीटा बेटा हमारा क्या आ जाएगा, 0 डिग्री, तो जी डैश कितना आ जाएगा, हम डायरेक्ट लिख दे रहे हैं इक्वेटर, जी डैश कितना आ जाएगा, जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर, क्योंकि कास स्क्वायर 0 डिग्री, कास 0 बेटा कितना होता है 1, तो इक्वेटर पे बेटा हमारा क्या आया, हमारे सामने, यानी पोल पर जो होगा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, उसका वैल्यू इक्वेटर की तुलना में कितना आएगा, आर ई ओमेगा स्क्वायर अधिक आएगा, यानी इक्वेटर पर जो जी आ रहा है, जी डैश ई, यानी इक्वेटर पर जो आ रहा है वो जी में से आर ई ओमेगा स्क्वायर कम हो रहा है। ओमेगा अर्थ का एंगुलर स्पीड, तो अर्थ के घूमने के कारण, अभी आप इतना याद रखिए, अर्थ के अपने एक्सिस रोटेशन के कारण जी के वैल्यू चेंज होते हैं। थीटा लैटिट्यूड पर कितना आ रहा है, लैटिट्यूड में थीटा जो एंगल बना रहा है इक्वेटर से, जी डैश जी माइनस आर ई ओमेगा स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा, आप देख रहे हैं पोल पर सबसे ज्यादा है और इक्वेटर पर सबसे कम। पोल और इक्वेटर के बीच में कितना अंतर है, तो आर ई ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा जहां अर्थ का एंगुलर स्पीड है, अर्थ एक दिन में 24 घंटे में अपने एक एक्सिस पर पूरा घूम जाती है, इसीलिए तो बेटा दिन और रात होते हैं। अब बेटा हम नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट है हाइट एबव द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर हम अर्थ सरफेस से बेटा ऊपर जाते हैं, तो अर्थ सरफेस से बेटा ऊपर जाने पर जी के वैल्यू में भी चेंजिंग आएगा। देखो क्या है, अर्थ के सरफेस से बेटा अगर हम ऊपर जा रहे हैं, तो अर्थ के सरफेस से ऊपर जाने पर जी के वैल्यू में चेंजिंग आएगा। ये हमारा बेटा अर्थ है। अगर हम अर्थ के सरफेस से ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, अर्थ का ये सेंटर है, और अर्थ के सरफेस से हमने अगर एच हाइट ऊपर चला गया और हम यहाँ हैं, तो आप आगे पढ़ोगे कि अर्थ के सरफेस से बेटा ऊपर जाने पर अगर एम मास यहाँ चला गया, तो यहाँ जो जी वैल्यू आएगा, यानी जी एच से उसको हम डिनोट कर दें, तो जो जी का वैल्यू आएगा अर्थ के सरफेस पर कितना है, जी है। अगर एच हाइट पर हम देखेंगे, तो आप आगे ये फार्मूला बेटा पढ़ोगे, यहाँ हम लिख दे रहे हैं, जी एच जो आएगा वो कितना आएगा,
जी बाई 1 प्लस एच बाई आर ई का होल स्क्वायर। अब आप देख रहे हो अर्थ के जितना हम ऊपर जाते जाएंगे जी का वैल्यू घटता जाएगा। कोई कहे कहाँ जीरो हो जाएगा, ग्रेविटी फ्री स्पेस में जीरो होगा, इन्फिनिटी पे जाके जीरो होगा, लेकिन अर्थ के ग्रेविटेशन का अनुभव सन भी करेगा। अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड सन के सेंटर तक होगा, सन का ग्रेविटेशनल फील्ड अर्थ के सेंटर तक होगा। जो अर्थ का ग्रेविटेशन का अनुभव है वो मून के सेंटर तक होगा, मून के सेंटर के मून का जो ग्रेविटेशन है उसका अनुभव अर्थ के सेंटर तक होगा। यानी एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फोर्स का अनुभव सब करते रहते हैं। जी का वैल्यू ऊपर कहाँ जीरो होगा, इन्फिनिटी पे होगा, लेकिन ये तय है कि अगर हाइट बढ़ेगा तो जी का वैल्यू घटेगा। यानी above the surface of earth gravitation will be decreases। यानी above the surface of earth, above the surface, यानी इट इम्प्लाइज, ये फार्मूला बता रहा है कि above the surface of earth G will decreases, G will decreases, जी घटता चला जाएगा और जब इन्फिनिटी पे जाएंगे तो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। उसी तरह देखिए बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, अगर आप अर्थ के सरफेस से नीचे जाते हैं तब क्या होता है। यहां देखिए आप अर्थ के सरफेस से नीचे जाने वाला भी आपको वेक्टर बना दे रहे हैं। आप अर्थ के सरफेस से नीचे जा रहे हो, अब देखो नीचे जाने पर क्या होगा। अगर हम बेटा अर्थ के सरफेस से नीचे जा रहे हैं, मान लीजिए हम यहाँ हैं और हम अगर यहाँ चले गए, सरफेस पर मान लो जी है और हम सरफेस से नीचे यहाँ आ गए, अब आप एक चीज याद रखिए कि आप किस गोले पे आ जाओगे, तुम इस गोले पे आ जाओगे। तुम अब किस गोले पे आ जाओगे, तुम इसके ऊपर आ गए। अब यहाँ तुम्हारा जो जी का वैल्यू होगा, तुम अर्थ में डेप्थ करके चले गए या गहराई पर तुम चले। मान लो तुम कितने गहराई पर गए हो, डी गहराई पर गए हो। यह मान लेते हैं यहाँ से लेके यहाँ तक डी। अब अर्थ के सेंटर से तुम्हारा डिस्टेंस बेटा कितना रह जाएगा, आर ई माइनस डी, ये तुम्हारा रह जाएगा। अर्थ के सेंटर से तुम्हारा डिस्टेंस कितना रह गया, तुम तो यहां पहुंच गए ना, अर्थ के सेंटर से तुम्हारा डिस्टेंस अब ये रह गया, ये तुम्हारा डिस्टेंस रह गया आर ई माइनस डी। तो यहां जो जी का वैल्यू होगा, यानी वैल्यू ऑफ जी एट द डेप्थ, डेप्थ में जो बेटा जी का वैल्यू होगा, जी डी मान ली है, कितना हो जाएगा, जी इंटू 1 माइनस जी इंटू 1 माइनस डी बाय आर ई, जी इंटू 1 माइनस डी बाय आर ई, ये होगा। अर्थ के नीचे जब हम जाते जाएंगे, ये फार्मूला बेटा तुम लोग याद रखो। अभी तुम लोग कहोगे सर कैसे आया, इसको निकालना अभी बेटा संभव नहीं है, बिना मतलब का अभी जो है कैलकुलेशन मत करो। तुम लोग इतना अगर समझ जाओगे तो आगे तुम लोग को हर कुछ समझ में आएगा। हम अर्थ से ऊपर चलेंगे तब भी जी का वैल्यू डिक्रीज करेगा। कोई पूछे कहाँ जीरो हो जाएगा, तो ग्रेविटी फ्री स्पेस यानी इंफिनिटी पे जीरो होगा, ठीक है। और नीचे जाएंगे तो भी घटेगा। अब यहाँ एक चीज आप देख लीजिए कि नीचे जाने पर जीरो कहाँ होगा, तो सेंटर पर होगा, यानी एट द सेंटर ऑफ द अर्थ। अगर तुमको कोई अर्थ के सेंटर पर पूछे, एट द सेंटर ऑफ द अर्थ, डी इज इक्वल टू बेटा क्या आ जाएगा, तुम कितना नीचे चले जाओगे, कितना नीचे चले जाओ, अर्थ के रेडियस के बराबर चले जाओगे तो जीडी बेटा कितना हो जाएगा। जब हम सेंटर पर चले जाएंगे, सेंटर पर चले जाएंगे तो 1 माइनस आर ई बाई आर ई, डी के स्थान पे आर ई रखोगे तो जीरो हो जाएगा। अब इतना अगर आप याद रखेंगे कि अगर हम अर्थ के सेंटर पर चले जाते हैं तो जी जीरो हो जाता है, और जैसे ऐसे नीचे जाओगे देखो 1 माइनस डी बाई आर ई, जैसे ऐसे डी बढ़ेगा जी डी यानी डेप्थ पर जो डी जी का वैल्यू होगा तो घटता चला जाएगा। तो अर्थ से नीचे जाएंगे तो सेंटर पे जाके जीरो हो जाएगा, ऊपर जाएंगे तब भी घटेगा, इन्फिनिटी पे जाके जीरो होगा, ठीक है। ये वैल्यू जो अर्थ का है, अर्थ पर ग्रेविटेशन की वैल्यू में चेंजिंग करता है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, इस पे क्वेश्चन देखिए आप बेटा। वन शॉट में हम चाह रहे हैं कि तुम लोग को ज्यादा से ज्यादा जितना है सब बता के समाप्त करें। आप जरूर उब रहे होंगे, लेकिन आप पानी पी लीजिए, चाय पी लीजिए, इसको देखते रहिए तो आपको ग्रेविटेशन बहुत अच्छे ढंग से समझ में आएगा, ठीक है। हम लोग साथ साथ काम करते रहें। इफ r is the radius of the earth, then the height above the earth's surface at which the acceleration due to gravity decreases by 20%, ठीक है, of what is at the surface। if r is the radius of the earth, then height above the earth's surface at which the acceleration due to gravity decreases by 20%,
यानी किस हाइट पर एबव द सरफेस ऑफ अर्थ डिक्रीजेस बाय 20%, यानी वो 20% घट जाता है, तो व्हाट इज एट द 20% ऑफ व्हाट इट इज एट द सरफेस, यानी जी का वैल्यू जो सरफेस है उसकी तुलना में 20% घट जाता है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगाइए, जी एच जी वाई 1 प्लस एच वाई आर ई का होल स्क्वायर। तुमसे एच पूछ रहा, जी कितना हो गया, 20% घट गया, डिक्रीजेस बाई 20%। बेटा डिक्रीजेस बाई 20%, यानी 20% घट गया, यानी कितना रह गया, डिक्रीजेस बाई 20%, यानी 20% घट गया, तो रह कितना गया बेटा, 80% रह गया। यानी हमारा जीएच कितना दिया है, जीएच दिया है जी माइनस जी इंटू 20/100, दैट इज इक्वल टू जी बाय 1 प्लस एच बाय आर ई का होल स्क्वायर। जी से जी को यहाँ कट जाएगा बेटा, 1 माइनस 20 यानी आ जाएगा 80/100, जी से जी कट जाएगा, ये आ जाएगा 1/1 प्लस एच बाय आर ई का होल स्क्वायर। इसको भी काट फिर दो, ठीक है बेटा, ये कितना आ गया 4/5, यानी 1 प्लस एच बाय आर ई, ये तुम्हारा कितना आ जाएगा, 1 प्लस एच बाय आर ई होल स्क्वायर आ गया 5/4, यानी ये आ जाएगा रूट में 5/4। अब इसको बेटा आपको सॉल्व करना है, रूट 5 का देख लीजिए कितना आ रहा है अप्रॉक्स वैल्यू, ये आप देख लेंगे रूट 5 का बेटा, जो भी आएगा रूट 5 का निकालना होगा, रूट 5 का निकालने में तो आलस्य आता है, 2 से लीजिए आप इसको, ठीक है, 2 से कीजिए 1 बचेगा, ठीक है, यहाँ 2 लिख दीजिए, 4 आ गया, क्या जाएगा फिर पॉइंट लगाइए, पॉइंट लगाइए, यहाँ 0 बैठेगा 2 4 आ गया, ले जाइए 42 44, 2 बार में ले जाओ, ठीक है। तो 2.23 यानी 2.3 बेटा हम ले ले रहे हैं, अप्रॉक्स कर दे रहे हैं, आप लोगों को दिखा दिए हैं, ये अप्रॉक्स लेके बेटा कर रहे हैं, ठीक है, कैलकुलेशन तुम लोग खुद कर सकते हो, यहाँ हम अप्रॉक्स ले ले रहे हैं, ये लगभग में कितना आ जाएगा बेटा, 2.3 हम ले ले रहे हैं अपॉन 2, दैट इज 1 प्लस एच बाय आर ई, ठीक है। यहाँ से देखो एच बाय आर ई कितना आ जाएगा, एच बाय आर ई तुम्हारा आ जाएगा अप्रॉक्स में कितना आ जाएगा 1 माइनस 2.3, ये आ जाएगा 2.3 बाई 2 माइनस 1, यानी 2.3 माइनस 2/2, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा बेटा कितना 0.3/2, ठीक है। तो एच हमारा कितना आ जाएगा, एच आ जाएगा 0.3/2 आर, यानी आप इसको कर सकते हो, कितना कर सकते हो 0.15 आर। अब ये आर का वैल्यू आप पुट कर दीजिए, ये हमारा एच हो गया। इतने हाइट पर जाने पर ग्रेविटेशन 20% डिक्रीज कर जाएगा। तो बेटा ये फार्मूला तुम्हारे पास होना चाहिए, ये फार्मूला अगर तुम्हारे पास है, ये फार्मूला अगर तुम्हारे पास है कि GH इज इक्वल टू G बाई 1 प्लस एच बाई होल स्क्वायर, तुम निकाल सकते हो। कैलकुलेशन तो जनरल है बेटा, ये आप करने जाओगे तो 20% डिक्रीजेस बाय 20% होगा किस हाइट पर, तो 0.15 आर का वैल्यू आप रख के 6400 किलोमीटर आप आगे कर सकते हैं। ठीक है बेटा, मैं आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिए, कह दी वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन G एट ए हाइट h above the earth surface is G/4, देन किस हाइट पर G/4 है। देखिए आप above the earth surface का आ रहा है, पुनः वही फार्मूला लगाइए, GH G/1 प्लस h बाय आर का होल स्क्वायर कीजिए। G/4 कहाँ रहेगा, GH का वैल्यू कितना दिया बेटा G/4, दैट इज G/1 प्लस h बाय आर का होल स्क्वायर। G से G को काट दीजिए, 1/2 का स्क्वायर कर दीजिए, दैट इज इक्वल टू 1/1 प्लस h बाय आर का होल स्क्वायर। यहाँ से बेटा कितना आ गया, यहाँ से कितना आ जाएगा 1 प्लस h बाय आर का होल स्क्वायर, इतना यानी ये 2 स्क्वायर है, यहाँ से आ गया 1 प्लस h बाय
1 प्लस एच बाय, यह आ जाएगा 1 प्लस एच बाय आर ई होल स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, यही ना आएगा 1 बाय जी बाय 4, 1 बाय 4 तो उसको 1 बाय 2 की स्क्वायर कर दिए, यानी 1 प्लस एच बाय आर ई की स्क्वायर 2 स्क्वायर, इट इंप्लाइज 1 प्लस एच बाय आर ई दैट इज इक्वल टू 2, इट इंप्लाइज एच बाय आर ई दैट इज इक्वल टू 2 माइनस 1 दैट इज 1, इट इंप्लाइज एच इज इक्वल टू आर ई, यानी अर्थ के सरफेस से अर्थ के रेडियस के बराबर हाइट पर अगर हम चले जाएंगे तो जी का वैल्यू 1/4 रह जाएगा, यानी जी बाय 4 रह जाएगा। अभी ऑप्शन आता है बेटा, ऑप्शन दिया रहेगा आर ई बाय 4, आर ई बाय 2, तो आप निशान लगा देंगे एच इज इक्वल टू आर ई। तो सब में आप क्या समझ रहे हैं, ये फार्मूला आपको तैयार अगर रहेगा तो आप इस टाइप का क्वेश्चन बेटा कर ले जाओगे। नाउ नेक्स्ट, आपको समझ में आया होगा, आपके सामने है नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, the height at which the weight of a body is 1/16 of its weight on the surface of earth, फिर वही चीज है, वेट की बात कर रहा है, तो यानी mgh लगा दो, mgh दैट इज mg बाय 1 प्लस h बाय r e का होल स्क्वायर। mgh कितना का है 1/16, तो 1/16 द वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, यानी mgh कितना है 1/16 mg दैट इज mg, कारण mgh h हाइट पर वेट कितना है तो 1/16 दैट ऑफ द अर्थ, यानी अर्थ पर अगर mg है तो mg/16, ठीक है, ये mg है तो 1 प्लस h बाय आर ई का होल स्क्वायर, काट दो इसको, तो यहां से आ गया क्या चीज आ गया कि 1 प्लस h बाय आर ई का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल टू 16, ठीक है, तो यहाँ 16 को आप लिख सकते हो 4 का स्क्वायर, यहाँ से आ जाएगा कि 1 प्लस h बाय आर ई दैट इज इक्वल टू 4, इट इम्प्लाइज h बाय आर ई दैट इज इक्वल टू 4 माइनस 1, इट इम्प्लाइज h इज इक्वल टू 3 आर ई। समझ गए आप क्या कह रहा है, the weight at which the height at which the weight of a body 1/16 of its weight on the surface of earth, किस हाइट पर रहेगा, एच हाइट पर ग्रेविटेशन का वैल्यू क्या होता है जी एच, जी बाय 1 प्लस एच बाय आर ई होल स्क्वायर, वेट क्या करेंगे मास से मल्टीप्लाई कर दिए, अब क्या कर रहा है किस हाइट पर 1/16 रह जाएगा, तो mgh कितना है 1/16, कहां का दैट ऑफ अर्थ, वेट ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, अर्थ पर अगर mg है तो mg/16 एच हाइट पर वेट हो गया दैट इज mg, mg से mg कट गया, एच तुम्हारा कितना आया 3 re, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ a man weight 19 न्यूटन on the surface of the earth, the height above the surface of the earth of radius r where the weight is 30 newton, same question है, a man 19 newton on the surface of the earth, earth के surface पर 19 newton है, 19 newton on the surface of earth, the height above the surface of earth, the radius re where the weight is 30 newton, जहाँ वेट कितना है 30 न्यूटन, निकाल लीजिए आप, उस हाइट का वैल्यू पूछ रहा है, एबव का रहा है, तो वही चीज सेम बेटा यही चीज हो जाएगा कि आप जी एच लोगे जी बाय 1 प्लस एच बाय आर ई को होल स्क्वायर करो। अब यहाँ क्या कह रहा है 19 न्यूटन है ऑन द सरफेस ऑफ द, इफ ए मैन वेट 19 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, तो किस हाइट पर उसका वेट क्या रह जाएगा 30 न्यूटन रह जाएगा। यहाँ देखो m से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी m से कर दो, यहाँ भी m से कर दो, ये 30 वेट इज 30 न्यूटन। If a man weight 19 Newton on the surface of the earth, the height above the surface of the earth of radius r when the weight is 30 Newton is, हो ही नहीं सकता, man weight 19 Newton, अगर उसका 19 Newton अर्थ on the surface of earth, तो किस हाइट पर 30 न्यूटन हो ही नहीं सकता, हाइट पर वेट बेटा घटता जाएगा, क्वेश्चन रॉन्ग है, ये क्वेश्चन हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट बेटा है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का आप डेफिनेशन देखिए, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या होता है, वर्क डन टू ब्रिंगिंग, अब यहाँ देखिए अब वर्क डन प्राप्त होगा जैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड में कोई आएगा कि अर्थ उसको खींच ले, तो यूनिट मास को अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड आने में जितना वर्क डन प्राप्त होता है, यानी वर्क डन ऑब्टेन्ड, ठीक है, फॉर ब्रिंगिंग यूनिट मास from infinity to inside the gravitational field
दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, सॉरी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है तो m मास को लाने में जितना, और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा तो यूनिट मास को लाने में जितना होगा, यानी वर्क डन। आप देखिए इसका डेफिनेशन, वर्क डन, ये डेफिनेशन आप लोग रट लेंगे तभी समझ में आता रहेगा, 11th में जाएंगे सबका प्रूफ होता है, यानी वर्क डन टू ब्रिंगिंग ए मास, यानी कोई ऑब्जेक्ट है, ए मास m फ्रॉम infinity to inside the gravitational, from infinity to inside the gravitational field of the earth is called gravitational potential energy, is called gravitational potential energy। देखो, वर्क डन टू ब्रिंगिंग ए मास m फ्रॉम इंफिनिटी टू इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। होता क्या है बेटा, ये अर्थ है हमारा, अब यहाँ पूरा गोल ये सब बनाने की जरूरत नहीं है। किसी बॉडी, जो बॉडी मान लो इंफिनिटी पर है, कहाँ है, इंफिनिटी पर है। अब अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड इंफिनिटी के बाद जब आएगा तो कहीं ना कहीं शुरू हो जाएगा अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड। मान लो अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड शुरू हो गया तो m मास को हम इंफिनिटी से ला रहे हैं, अब अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के भीतर अगर हम p पॉइंट पर ला रहे हैं तो ये वर्क डन हमको खुद प्राप्त होगा, हमको करना नहीं पड़ेगा, क्योंकि जैसे ही अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में आएगा कि अर्थ उस बॉडी को अपने सेंटर की ओर खींचेगी तो प्राप्त होता है। इसलिए ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बेटा क्या होता है, नेगेटिव होता है, और कितना होता है तो -G m अपॉन स्मॉल r। अब जहां कौन चीज क्या है, ये अर्थ का सेंटर है तो स्मॉल r बेटा क्या है, अर्थ के सेंटर से लेकर के तुमने जहां तक लाए सरफेस पर ले आओगे तो स्मॉल r आड़ी हो जाएगी। जहां तक तुमने लाया है वहां तक लाने में जितना तुमको वर्क डन करना पड़ रहा है, तो ठीक है, तो एट द सरफेस ऑफ अर्थ कितना हो जाएगा, यही तुमसे अगर हम पूछे एट द सरफेस ऑफ द अर्थ, अर्थ के सरफेस पर कितना, एट द सरफेस ऑफ द अर्थ कितना आ जाएगा, एट द सरफेस ऑफ अर्थ स्मॉल r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, r e, तो u सरफेस पर कितना हो जाएगा -G m अपॉन r e, h हाइट पर कितना हो जाएगा, स्मॉल r हो जाएगा r e प्लस h, यानी अर्थ के सेंटर से अगर स्मॉल r के डिस्टेंस पर है तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगा -G m अपॉन स्मॉल r। माइनस क्यों लगा, क्योंकि जैसे ही कोई बॉडी का अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में आएगा तो अपने आप अर्थ उसको खींच लेगा, यानी वर्क डन एक्सटर्नल एजेंट को नहीं करना पड़ेगा, वर्क डन प्राप्त होता है। और जब वर्क डन प्राप्त होता है तो मेरा फिजिक्स इसको नेगेटिव मानता है। केमिस्ट्री में वर्क डन बाय द सिस्टम को नेगेटिव माना जाता है, फिजिक्स में पॉजिटिव माना जाता है, ठीक है। तो कोई भी वर्क डन जब प्राप्त हो रहा है तो नेगेटिव है, करना पड़ रहा है तो पॉजिटिव, ठीक है बेटा। ये हमारा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, फिगर आपको बना दिए हैं, आप इसको डेफिनेशन तैयार कीजिए, आपको समझ में जरूर आ जाएगा। किसी भी मास को इनफाइनाइट से अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के भीतर किसी भी पॉइंट तक हम ला रहे हैं तो जितना वर्क डन करना पड़ रहा है दैट इज ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट है इसी तरह ग्रेविटेशनल पोटेंशियल तुम लोगों का होगा तो यूनिट मास को लाने में जितना वर्क डन होगा वो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल हो जाएगा, तो उसका फार्मूला आ जाएगा -Gm अपॉन r। m जहां अर्थ का मास है, r जिस डिस्टेंस पे तुम ला रहे हैं, यानी वर्क डन टू ब्रिंगिंग द यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी टू इनसाइड द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, दैट इज कॉल्ड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। वहां स्मॉल m नहीं रहेगा, वहां -Gm अपॉन r रहेगा। अब देखिए कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, बेटा कैप्लर ने पूरी प्लैनेटरी मोशन के लिए लॉ बताया है, हालांकि बहुत पहले इस चीज को आर्यभट्ट साहब बता चुके हैं, हम लोगों के जो बहुत बड़े वैज्ञानिक थे, लेकिन इन चीजों को कैप्लर ने बाद में उसी को बताया। हालांकि इसका लॉ जो है ठीक नहीं है, गलत है, लेकिन जो भी है दिया है पढ़ना पड़ेगा। देखिए कैप्लर्स लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन, तो फर्स्ट लॉ क्या है, लॉ ऑफ ऑर्बिट। लॉ ऑफ यानी फर्स्ट लॉ है, 3 लाइनों ने दिया, लॉ ऑफ ऑर्बिट। तो बेटा लॉ ऑफ ऑर्बिट क्या है, कैप्लर क्या कहता है, ऑल द प्लैनेट अराउंड द सन रिवॉल्विंग इन
elliptical orbit and sun is situated at the focus. क्या बोलता है? all the planet revolving around the earth in elliptical orbit. Elliptical orbit and sun is situated at the focus. And sun is situated. Sun is situated at the focus. Focus भी बोल सकते हैं, फोसी भी बोल सकते हैं. At the focus. ये कैपलर ने बेटा बोला है. ये बेटा किसने बोला है? कैपलर ने बोला है. ये कैपलर को लॉ ऑफ ऑर्बिट कहते हैं. यानी कैपलर ने क्या कहा? ऑल द प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट एंड सन इज सिचुएटेड एट द फोकस. देखिए ये चीज कैपलर ने इस चीज को बोला. कैपलर ने कहा कि जितने प्लैनेट हैं ये एलिप्टिकल मतलब अंडाकार शेप. सबसे बड़ी बात है सर्कुलर ऑर्बिट में रोटेट करता है. इसने एलिप्टिकल बोला. देखो इसको कहते हैं मेजर एक्सिस और ये है क्या चीज बेटा? माइनर एक्सिस है. ये क्या चीज है? माइनर एक्सिस है. इसको एलिप्स का क्या कहते हैं? सेंटर. मैथ वाले पढ़ेंगे इस चीज को, आगे पढ़ेंगे. पैराबोला, हाइपरबोला, एलिप्स ये कोऑर्डिनेट में आएगा. तो एलिप्स एक अंडाकार शेप होता है, यही आप याद रखिए. इसने बोला कि सारे प्लैनेट ये इसका फोकस होता है. सारे प्लैनेट जो है यहाँ सन सिचुएटेड है और सारे प्लैनेट जो है क्या करते हैं? इससे मान लो प्लैनेट है, ये कोई प्लैनेट है तो प्लैनेट अपनी एक्सिस पर भी रिवॉल्वेशन कर रहा है और सन के चारों तरफ भी रिवॉल्व कर रहा है. यानी ऑल द प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन एलिप्टिकल ऑर्बिट एंड सन इज सिचुएटेड एट द फोसी ऑफ द ऑर्बिट. एलिप्स का फोकस यानी यहाँ सन है. पता नहीं कैसे कल्पना किया है, लेकिन जो है लॉ ऑफ ऑर्बिट केपलर का रटना आपको यही पड़ेगा. ऑल द प्लैनेट रिवॉल्विंग अराउंड द सन all the planet revolving around the sun in elliptical orbit and sun is situated at the focus. बेटा यहाँ सन है, यहाँ सन है. all the planet revolving around the sun in elliptical orbit and sun is situated at the focus. तो कैपलर ने कहा कि एलिप्स में रिवॉल्वेशन हो रहा है. हो ही नहीं सकता, ब्रह्मांड का पूरा सिचुएशन खत्म हो जाएगा. संभव ही नहीं है कि एलिप्स में रिवॉल्वेशन हो. एलिप्स अंडाकार शेप होता है. इसको बेटा कहते हैं मेजर एक्सिस. इसको एलिप्स का मेजर कहते हैं. ये माइनर एक्सिस है. ये गलत है, लेकिन जो है आपको रटना है. दूसरा है लॉ ऑफ एरिया. क्या चीज है? दूसरा जो इनका लॉ है ये लॉ ऑफ एरिया. यहां ये क्या कहते हैं कि एरियल स्पीड ऑफ द प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट. यानी एवरी प्लैनेट स्वेप्ट आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. इसको लॉ ऑफ एरिया कहते हैं कि एरियल स्पीड, आप ऐसे भी शॉर्ट में लिख सकते हैं कि एरियल स्पीड ऑफ द प्लैनेट, एरियल स्पीड ऑफ द प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट. प्लैनेट का एरियल स्पीड कांस्टेंट रहेगा. इसका मतलब जैसे मान लो कोई प्लैनेट ये चल रहा है, एक एरिया ये चल रहा है. जैसे मान लीजिए SAB और इतने ही टाइम में बेटा ये चल रहा है. ये एरिया चल रहा है SCD. तो कैपलर ने क्या कहा? उतने ही टाइम में चल रहा है. अगर यही डेल्टा T टाइम में ये भी चल रहा है और यही डेल्टा T टाइम में ये भी चल रहा है, यहां से यहां तक चलने का वही टाइम है और ये चलने का वही टाइम है प्लैनेट का, तो उसने क्या कहा कि डेल्टा SAB दैट इज इक्वल टू डेल्टा SCD. यानी एरियल स्पीड ऑफ द प्लैनेट इज कांस्टेंट, क्योंकि डेल्टा SAB दैट इज डेल्टा SCD. आप एरियल स्पीड यानी यहाँ डेल्टा T से डिवाइड कर दीजिए, यहाँ भी आप डेल्टा T से डिवाइड कर दीजिए. इसका मतलब क्या आ गया? डेल्टा SAB दैट इज डेल्टा SCD. इसीलिए इसको लोग बोलते हैं कि इक्वल एरिया इन ट्रेवल इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. ठीक है, इसको आप ऐसे भी बेटा रख सकते हो. एरियल स्पीड ऑफ द प्लैनेट इज
कांस्टेंट। अगर डेल्टा टी टाइम में ए से बी गया तो डेल्टा ए से बी दैट इज डेल्टा एस सी डी। एरियल स्पीड ऑफ द प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट, ये बोला है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ टाइम पीरियड। लॉ ऑफ टाइम पीरियड बेटा क्या होता है? एक रोटेशन का टाइम। टाइम पीरियड क्या होता है? एक रोटेशन का टाइम। तो क्या बोला है? स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट इज इक्वल टू क्यूब ऑफ द रेडियस ऑफ सेमी मेजर, या बोल सकते हैं क्यूब ऑफ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट। आज के डेट में आप ऑर्बिट बोलिए क्योंकि यहां तो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस है, तो सेमी मेजर एक्सिस बोला है क्योंकि मेजर एक्सिस का आधा बोला है। लेकिन आप इसको इस ढंग से पढ़िए, स्क्वायर ऑफ क्या चीज है, तो एकदम से गलत बोल दिया है, लेकिन आप इसको थोड़ा सा सुधार करके लिखिए, स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड। टाइम पीरियड मतलब एक रोटेशन का टाइम, प्लैनेट जो एक रोटेशन का टाइम लेता है। स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट is cube of radius of orbit, cube of radius of the orbit। बस यही आप रटिए, अच्छा रहेगा, क्योंकि एकदम से गलत बोल दिया है बेटा। यानी टी स्क्वायर इज प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब बोला, या इसी को अगर प्रोपोर्शनलिटी हटा देते हैं तो टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब। स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट इज क्यूब ऑफ रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, यानी टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल आर क्यूब या टी स्क्वायर इज इक्वल टू के आर क्यूब। ये जो रेडियस है ऑर्बिट का, ठीक है। तो यहां पर के क्या चीज है? तो वेयर के इज कैपलर कांस्टेंट। के को क्या बोलते हैं बेटा? कैपलर्स कांस्टेंट। ये कैपलर के बेटा तीन लॉ है, एक है लॉ ऑफ ऑर्बिट, दूसरा लॉ ऑफ एरिया, तीसरा लॉ ऑफ टाइम पीरियड। लॉ ऑफ ऑर्बिट आप देख लिए, ऑल द प्लैनेट अराउंड द सन रिवॉल्विंग इलिप्टिकल ऑर्बिट। गलत है, सर्कुलर ऑर्बिट पर रोटेशन होता है। बोल रहा है कि इक्वल एरिया ट्रेवलिंग बाय द प्लैनेट इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यानी एरियल स्पीड ऑफ द प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट, यानी प्लैनेट स्वेप्ट आउट इक्वल एरिया इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। तीसरा है स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द प्लैनेट इज क्यूब ऑफ द रेडियस ऑफ द ऑर्बिट, टी स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोपोर्शनल आर क्यूब टी स्क्वायर के आर। ठीक है। अब नेक्स्ट बेटा देखिए, नेक्स्ट है ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। तो बेटा ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट को देखो। सैटेलाइट का ऑर्बिटल वेलोसिटी अभी केवल आप जो है फार्मूला रटिए, यानी द वेलोसिटी बाय व्हिच द सैटेलाइट रिवॉल्विंग अराउंड द प्लैनेट, दैट इज कॉल्ड ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट। द वेलोसिटी by which satellite, the velocity by which satellite revolving around the planet is called orbital velocity of the satellite। सैटेलाइट जिस स्पीड से प्लैनेट के चारों तरफ रिवॉल्व करता है उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट कहते हैं। उसको क्या कहते हैं बेटा? ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ सैटेलाइट कहते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा अर्थ है, ये हमारा क्या चीज है बेटा? अर्थ है। अब कोई प्लैनेट, ये प्लैनेट जो है आर रेडियस में रिवॉल्वेशन कर रहा है, आर रेडियस में रिवॉल्वेशन कर रहा है। ये कोई प्लैनेट जो आर रेडियस में बेटा रिवॉल्वेशन कर रहा है, तो प्लैनेट पर क्या लगेगा? ये अर्थ, हम अर्थ को ही मान के चलेंगे बेटा। हमारा प्लैनेट क्या है? अर्थ है। अर्थ का ये क्या है? रेडियस है, ये इसका रेडियस हो गया। लेकिन प्लैनेट अर्थ के सेंटर से, प्लैनेट जो है अर्थ के सेंटर से आर डिस्टेंस पर है। अब प्लैनेट पर लगने वाला जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स होगा वही सेंट्रीपेटल फोर्स देगा। तो अभी आपको केवल फार्मूला रखना है,
जो ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन फोर्स है वही सेंट्रीपेटल फोर्स देगा। बेटा सेंट्रीपेटल फोर्स होता है mv² अपॉन जिस ऑर्बिट में रेडियस कर रहा है, दैट इज इक्वल टू GMEM ग्रेविटेशनल फोर्स अपॉन आर का स्क्वायर। यहां से बेटा छोड़ो, सब फार्मूला से तुम लोग को ज्यादा भी मतलब नहीं है। जो भी आएगा यानी ऑर्बिटल वेलोसिटी जो भी आएगा बेटा वो कितना आ जाएगा, √GME अपॉन स्मॉल आर। एक आर भी कट जाएगा तो GME अपॉन स्मॉल आर। अभी आप केवल फार्मूला रटिए। यहाँ क्या हो रहा है, प्लैनेट पर जो सेंट्रीपेटल फोर्स बेटा लग रहा है वो सेंट्रीपेटल फोर्स कौन दे रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स। तुमको हम बता चुके हैं कि प्लैनेट को रिवॉल्वेशन के लिए जो सेंट्रीपेटल फोर्स चाहिए, अभी आप याद रखिए सेंट्रीपेटल फोर्स क्या होता है, mv0² अपॉन r। जहां बेटा v0 क्या चीज है, तो v0 प्लैनेट का ऑर्बिटल वेलोसिटी है, जिस वेलोसिटी से प्लैनेट क्या कर रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। तो v0 mv0² अपॉन r दैट इज GME अपॉन r की स्क्वायर। ये सेंट्री ग्रेविटेशनल फोर्स है, GME अपॉन r स्क्वायर। आप लोग इतना केवल याद रखिए, ये हमारा क्या आ जाएगा, ऑर्बिटल वेलोसिटी आएगा, जिस वेलोसिटी से कोई प्लैनेट सन के चारों तरफ या कोई सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ रिवॉल्व कर रहा है। ये प्लैनेट नहीं बेटा, सैटेलाइट मान के चलो, ठीक है। ये सैटेलाइट है, प्लैनेट सन के चारों तरफ पड़ता है, सैटेलाइट अर्थ के चारों तरफ पड़ेगा, ठीक है। अब अर्थ के जो सैटेलाइट है ये आपको आगे बेटा समझ में आएगा। ये हमारा बेटा क्या था, ये आपका सैटेलाइट है। तो सैटेलाइट को सेंट्रीपेटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स देता है, वहीं से निकलता है v0 √GME अपॉन r। m जहां अर्थ का मास है, g यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, r डिस्टेंस। अगर h हाइट पे होगा तो re प्लस h हो जाएगा। यानी इफ सैटेलाइट is at the height h from earth surface, then स्मॉल r आ जाएगा re प्लस h। यहाँ आप re प्लस h लेके कैलकुलेशन करो। अभी आप केवल इतना ही तैयार रखिए। नेक्स्ट बेटा देखिए, नेक्स्ट है टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। द टाइम पीरियड यानी द टाइम टेकन बाय द सैटेलाइट फॉर वन रिवॉल्यूशन, दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। यानी टाइम टेकन बाय सैटेलाइट, time taken by satellite for one revolution is called time period, is called time period। टी होगा क्या, एक रिवॉल्यूशन में कोई प्लैनेट बेटा कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अगर कोई मान लीजिए आर रेडियस में कर रहा है, ये बेटा आर रेडियस, कोई प्लैनेट कोई सैटेलाइट है, ये आर रेडियस में बेटा रिवॉल्यूशन कर रहा है v0 स्पीड से। ये अगर आर रेडियस है, सेंटर से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस अगर आर है, तो कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, तो 2πr अपॉन वेलोसिटी से बेटा डिवाइड कर देंगे। आने के लिए जब वैल्यू रखेंगे तो 2πre प्लस s बार 3/2.re आएगा। अभी केवल आप इतना याद रखिए, 2πr बाई v0 जो ऑर्बिटल वेलोसिटी है उससे डिवाइड कर देंगे। एक रिवॉल्यूशन में जितना सैटेलाइट टाइम लेगा दैट इज कॉल्ड इट्स टाइम पीरियड। थोड़ा थोड़ा जानना आपको जरूरी है। अब देखिए सैटेलाइट का टाइप देखिए, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। बेटा जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या होता है, अर्थ का सबसे इंपॉर्टेंट सैटेलाइट है। इसका टाइम पीरियड ऑफ रोटेशन वही आता है जो अर्थ का है 24 आवर, एंगुलर स्पीड वही है जो अर्थ का है। ठीक अर्थ के इक्वेटर के ऊपर 36,000 किलोमीटर के डिस्टेंस पर है ये सैटेलाइट हमारा। 38,500 कहीं दिया है, 36,000 दिया है, और अर्थ के सेंटर से ले लेंगे तो 42,000 समथिंग आएगा। यानी जियो स्टेशनरी सैटेलाइट इज सैटेलाइट ऑफ सेम टाइम पीरियड। आप ऐसे लिख लेंगे तो अच्छा रहेगा कि किसको कहेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, द सैटेलाइट हैविंग सेम टाइम पीरियड। अर्थ का कितना होता है 24 आवर होता है, एक रिवॉल्यूशन अपने एक्सिस पर। सैटेलाइट हैविंग सेम टाइम period and
angular speed that of the earth is called geostationary satellite. Geostationary satellite. It is situated. It is situated. हम अप्रॉक्स में बेटा लिख दे रहे हैं. Situated at 36,000 kilometers from the Earth's surface. From the Earth surface above the equator. Earth surface above the equator. Equator से ये याद रखिएगा. Its axis of rotation जो अर्थ का है, इस axis of rotation is pole and plane of rotation. कौन सा प्लेन है इसके रोटेशन का बेटा? तो प्लेन ऑफ रोटेशन इक्वेटर है, एंड प्लेन ऑफ रोटेशन इज इक्वेटोरियल प्लेन. प्लेन ऑफ रोटेशन इज इक्वेटोरियल प्लेन. प्लेन ऑफ रोटेशन इक्वेटोरियल प्लेन है. इतना आप याद रखिए जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में. बहुत अच्छा रहेगा कि द सैटेलाइट हैविंग सेम टाइम पीरियड एंड एंगुलर स्पीड दैट ऑफ द अर्थ इज कॉल्ड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट. उसी को जियो स्टेशनरी सैटेलाइट कहेंगे. ये भी 24 आवर में अपनी एक्सिस पर घूम जाता है. इट इज सिचुएटेड 36,000 किलोमीटर अप्रॉक्स दिए बेटा above the earth surface, from the earth surface above the equator. Its axis of rotation क्या चीज है? पोल है. एंड प्लेन ऑफ रोटेशन क्या है बेटा? इक्वेटोरियल प्लेन है. ठीक है, इतना आप इसके बारे में जानिए. जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के बारे में बहुत है. फिगर भी बनाया जा सकता है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है. अभी बेटा आप इतना जानिए, इतना आपके लिए सफिशियंट है. दूसरा देखिए पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट. पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट जो बेटा होता है, ये हमारे पोल के ठीक ऊपर होता है, और इसका जो टाइम पीरियड होता है वो 100 मिनट होता है, और ये दिन में कई बार जो है काम करता है. सॉरी बेटा, एक चीज और आपको समझना चाहिए कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का उपयोग क्या है, ये आपको हम लिख दे रहे हैं. इसका यूज क्या है? तुम्हारे दिमाग में आ रहा होगा कि जियो स्टेशनरी सैटेलाइट क्या करता है. तो कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए इसका बहुत बड़ा यूज होता है. वेदर के लिए इसका बहुत सारा यूज है बेटा. मेन कम्युनिकेशन हो गया, टीवी हो गया, इन सब के लिए इसका मेन ये कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए बेटा यूज होता है. इसको लिख लो. बेस्ट यूज किसके लिए होता है? बेस्ट यूज फॉर कम्युनिकेशन सिस्टम. ये आपको जानना जरूरी है. कम्युनिकेशन सिस्टम, इसके लिए इसका बहुत बड़ा यूज होता है. जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जितना आपका कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, सब बेटा इसी पे आधारित होता है. पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट क्या होता है? इट्स रोटेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन इज पोल. ये पोल है, पोल के ठीक ऊपर होता है. इट इज जस्ट अबव द पोल ऑफ द अर्थ एंड इट्स टाइम पीरियड इज 100 मिनट. ये आप याद रखिए. इट इज above the pole. इसका रोटेशन भी पोल के अराउंड ऐसे होता रहता है. इट इज above the pole and its टाइम पीरियड, इसका जो बेटा टाइम पीरियड होता है इज 100
मिनट्स। इसका टाइम पीरियड कितना होता है? 100 मिनट्स होता है। ठीक है। वेदर के लिए, वेदर फोरकास्टिंग के लिए जो है पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट का यूज होता है। ये दिन में कई बार जो है नॉर्थ पोल और साउथ पोल के ऊपर से गुजरता है, इसीलिए इसको पोलर ऑर्बिटिंग सैटेलाइट कहते हैं। ये हमारा 2 प्रकार का इंपॉर्टेंट सैटेलाइट था, जिसके बारे में आपको हमने बता दिया है। आप अभी बेटा 9th में हो, हमारे लिए इतना जानना बहुत है। इतना अगर आप जानते हैं तो आपका नॉलेज बेटा अच्छा रहेगा। अब हम लोग थोड़ा सा देख लें एस्केप वेलोसिटी क्या है। एस्केप भागना, minimum vertical speed given to the object on the surface of earth by which it goes to infinity, that is called escape velocity। दोबारा ना आवे। ये 11.2 किलोमीटर पर सेकंड होता है। किसी भी ऑब्जेक्ट को बेटा तुम्ही को अगर उठा के 11.2 किलोमीटर पर सेकंड का स्पीड दे दिया जाए तो जब तक कोई स्पीड 0 होगा तब तक तुम अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड को छोड़ दोगे बेटा, इन्फिनिटी में चले जाओगे, दोबारा मुलाकात नहीं होगा। तो देखिए क्या होगा, मिनिमम, आप इसका डेफिनेशन लिख लीजिए बेटा। द मिनिमम इनिशियल, पहली बार प्रारंभिक जो दिया जाए, एक बार में, बार बार नहीं, मिनिमम इनिशियल एंड वर्टिकल वेलोसिटी given to an object by which it goes infinity, it goes to infinity, is known as escape velocity, is known as escape velocity। बेटा तुम लोग अभी केवल इतना ही याद रखो कि v जो होगा, escape velocity कितना होगा, इसको हम v से डिनोट कर दे रहे हैं, √2GRE। जहाँ RE अर्थ का रेडियस है, इसका वैल्यू अगर निकालेंगे तो यहाँ लिख दे रहे हैं, its value on the surface of the earth is 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। आप सोच सकते हैं कितना ज्यादा है। किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर 11.2 किलोमीटर पर सेकंड का वेलोसिटी दे दिया जाए तो बेटा वो अर्थ के सरफेस को छोड़ करके पलायित हो जाएगा बेटा, दोबारा कभी वो वापस नहीं आएगा। तो आप सोच सकते हैं कि कितना ज्यादा है। एक सेकंड में 11.2 किलोमीटर दिया जाए, एक सेकंड में ऑब्जेक्ट 11.2 किलोमीटर चला जाए, ये √2GRE होता है। आप डेफिनेशन याद रखिए, मिनिमम इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी गिवन टू एन ऑब्जेक्ट बाय व्हिच इट गोज टू इंफिनिटी, दैट इज कॉल्ड एस्केप वेलोसिटी। ठीक है, मैं आशा करता हूं एस्केप वेलोसिटी आप समझ गए होंगे। अब देखिए थोड़ा सा इस पे क्वेश्चन देख लीजिए। फाइंड द वर्क डन इन शिफ्टिंग ए बॉडी ऑफ मास m from height h above the earth surface to a height 2h above the earth surface, कितना होगा। तो देखो अभी जस्ट हम तुमको ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी बताए हैं। यहाँ देखो इसका सोल्यूशन बेटा क्या होगा, अच्छा क्वेश्चन है। यानी वर्क डन, बेटा वर्क डन कितना होगा, तो वर्क डन कितना होगा, चेंज इन ग्रेविटेशनल, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। क्या कह रहा है, फाइंड द वर्क डन इन शिफ्टिंग ए बॉडी ऑफ मास m फ्रॉम हाइट h above the earth surface to height 2h। किसी बॉडी को अर्थ के सरफेस से h हाइट से अगर हम 2h हाइट पर पहुंचाते हैं तो बेटा कितना, उसे वर्क डन पूछ रहा है। किसी भी बॉडी को अर्थ के सरफेस पर अगर हम h हाइट से, ये मान लो अर्थ, अब ये अर्थ के सरफेस से एक ये मान लो h हाइट हो गया, फिर अगर कह रहा है इसको हम 2h हाइट पे पहुंचाते हैं, सॉरी अर्थ यहाँ h ले लीजिए, बॉडी एक बार यहाँ है, अर्थ के सरफेस से h हाइट पर कह रहा है, फिर अगर उसको हम 2h हाइट पे पहुंचाते हैं, यानी बॉडी को यहाँ उठा के लेके जाते हैं,
h हाइट पर था, अब इसको हम कहाँ ले गए बेटा, 2h हाइट पर उठा के ले जाते हैं। सारा कितना वर्डन करना होगा, h से 2h पे ले गए, कितना वर्डन करना होगा, तो जितना चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी आएगा, देखो 2h हाइट पर जब जाएगा तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी कितना आ जाएगा, माइनस जी एम ई एम अपान आर ई। तो अर्थ के सरफेस से कह रहा, तो अर्थ के सरफेस स्मॉल आर कितना आ जाएगा, आर ई प्लस 2h माइनस जी एम ई एम अपान स्मॉल आर क्या है, आर ई प्लस एच। अब किस साइड पर है, एच पर। जब 2h पर ले गए तो इतना है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, h हाइट पर ले गए स्मॉल आर ई प्लस एच हो जाएगा, 2h पर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये तो बेटा आर ई है, ये तो आर ई है। तो अर्थ के सेंटर से डिस्टेंस जब h हाइट पर है तो आर ई प्लस एच, 2h हाइट पर है तो आर ई प्लस 2h। तो चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी जितना आएगा वही बेटा वर्डन हो जाएगा। ये आप कैलकुलेशन आपको करना है, आप कैलकुलेशन कर लेंगे, यानी क्या आ जाएगा, जी एम ई एम आप कॉमन ले लीजिए, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, यानी 1 बाय आर ई प्लस एच, अब माइनस 1 बाय आर ई प्लस 2h, यही होगा, ये नेगेटिव रहेगा, पॉजिटिव हो जाएगा। अब ये कैलकुलेशन बेटा तुमको करना है, तो कैलकुलेशन थोड़ा सा कर लो, कैलकुलेशन कर लो, क्या आ जाएगा, जी एम ई एम, यहां अगर एलसीएम हम लेंगे, एलसीएम ले लेंगे कितना, आर ई प्लस एच इंटू आर ई प्लस 2h, हमारा हो क्या जाएगा बेटा, आर ई प्लस 2h माइनस आर ई माइनस एच, ये हमारा ब्रैकेट में रहेगा। देखो यहाँ पर आर ई कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा, 2h माइनस एच यानी h, तो कितना आ गया, आ जाएगा कितना, 2h माइनस एच, यानी जी एम ई एम एच, जी एम ई एम एच अपान आर ई प्लस एच इंटू आर ई प्लस 2h, ये हमारा वर्डन हो जाएगा। वर्डन क्या आएगा, चेंज इन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, h हाइट 2h हाइट पर जितना है माइनस h हाइट पर जितना है। ठीक है बेटा, नेक्स्ट देखिए आप, अब यहां देखिए थोड़ा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, केप्लर's सेकंड लॉ इज कॉन्सिक्वेंट कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ क्या चीज है, केप्लर का सेकंड लॉ क्या कहता है, एरियल स्पीड ऑफ द प्लैनेट रिमेन्स कांस्टेंट। तो जब स्पीड कांस्टेंट है, एनर्जी कांस्टेंट है, द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या चीज है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, स्पीड कांस्टेंट, और एरियल स्पीड ऑफ द प्लैनेट कांस्टेंट, मास कांस्टेंट है, स्पीड कांस्टेंट है, क्या चीज कांस्टेंट होगा, मास कांस्टेंट, स्पीड कांस्टेंट, एनर्जी कांस्टेंट, हाफ एम वी स्क्वायर, एरिया केप्लर सेकंड लॉ इज कॉन्सिक्वेंस द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट अब क्वेश्चन नहीं है, मैक्सिमम आपको मैंने करवा दिया है, पूरी ग्रेविटेशन का हमने वन शॉट में एक एक थ्योरी को समझाते हुए जितना बेटा तुम समझ सकते हो हर कुछ में बताते हुए मैं समाप्त कर दिया हूं। मैं आशा करता हूं कि आगे आपको सब कुछ आप करते रहेंगे, इसको रिवाइज करते रहेंगे, तो आपको चैप्टर में कहीं से दिक्कत नहीं आएगा। फिर हम लोग नए चैप्टर वर्ड की एनर्जी पावर के साथ मिलेंगे। थैंक यू, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए।